चलिए भाई। हरिओम। चलिए, गुड इवनिंग एवरीबॉडी, सभी को राम राम। बिल्कुल बच्चे, आई एम लिंकिंग वर्ब है। हाँ, देखिए, लास्ट टाइम हमने प्रिपरेशन में डिस्कस किए थे कुछ कॉमन प्रिपरेशन जिन पे बेस्ड हमारे पेपर में क्वेश्चंस आते हैं और उनके यूजेस, मतलब जैसे मुझे लग रहा है कि जो हमने प्रिपरेशन डिस्कस की थी वो शायद थी टू, फ्रॉम, ये सब कुछ ऐसा था, ठीक है। उससे आगे बढ़ते हैं। जब आज हम डिस्कस करेंगे सम मोर प्रिपरेशंस एंड देयर यूजेस इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। देखिए, तो आज सबसे पहले हम लोग शुरुआत करेंगे इन प्रिपरेशन से, ऐड से, और मतलब ऑन से, ठीक है। पहले मैं इनके बेसिक यूजेस बता देता हूँ। हम्म, सबसे पहले मैं, एवरी स्टूडेंट बट शी हैज बीन रेगुलर विदाउट, हाँ सर, इसमें हर, बेटा ऑब्जेक्टिव कैसा आएगा? हाँ, हाँ, ये बच्चे जो इसमें पढ़ा है ना, बट सी, ये बट प्रिपरेशन है और इसके बाद में ऑब्जेक्टिव कैसा आएगा? हर। हाँ, डिटर्मिनर शायद तुम लोगों ने ध्यान नहीं दिया होगा, वैसे डिटर्मिनर की फ्यू, लिटिल, सम, एनी, ईच, एवरी, इनकी क्लासेस फंडामेंटल्स में ऑलरेडी इंक्लूडेड है बच्चे, पहले से इंक्लूडेड है। हम्म। आवाज बदल नहीं गई है, गला से थोड़ा खराब हो गया था तो अभी ऐसे हो गई। तबीयत बिल्कुल ठीक है बच्चे, बस थोड़ी सी आवाज ही बदल गई, पता नहीं क्या हो गया। हाँ, ठीक है। तो देखो, मैं पहले एक बार ये बता देता हूँ बेसिकली इनका यूज हम कब करते हैं। एट, जैसा कि हम कई बार डिस्कस कर चुके होंगे, ये होती है प्रीपोजिशन ऑफ पॉइंट्स। इसका यूज हम करते हैं पॉइंट्स को रेफर करने के लिए, गैदरिंग्स वगैरह। गैदरिंग्स का मतलब जहां पे लोग इकट्ठे होते हैं, ऐसे पॉइंट्स, वो भी पॉइंट्स ही होते हैं, गैदरिंग पॉइंट्स भी होते हैं, ठीक है। बाकी टारगेट के लिए यूज करते हैं, रेट वगैरह बताना होता है किसी चीज का, उसके लिए यूज करते हैं, कुछ टाइम डिनोटिंग वर्ड्स होते हैं उनके साथ में इसका यूज करते हैं, ठीक है। सरफेस का यूज लाइन के लिए या ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो सरफेस पे हो उनका यूज करने के लिए करते हैं। मैं फिलहाल में इनको एग्जांपल से बताना शुरू करता हूँ। देखिए, सबसे पहले करते हैं ऐड से। एक मिनट बच्चों। अ, हम्म 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 हम्म। तो सबसे पहले मैं ऐड का देखो समझा देता हूँ। ऐड का यूज हम पॉइंट्स के लिए करते हैं। पॉइंट से मतलब क्या है, देखो इसको एक एग्जांपल से समझना। मैंने जैसे लिखा, ही वॉक अप डैश 5 AM, ठीक है। दूसरा, ही वेटेड डैश द बस स्टॉप। जैसे हमने ये दो सेंटेंस लिखे, ही वॉक अप डैश 5 AM, ही वेटेड डैश द बस स्टॉप। अब इनमें डिफरेंस समझना। ये जो 5 AM है ना, ये है पॉइंट इन टाइम। अच्छा, द बस स्टॉप जो है दैट इज ऑल्सो अ पॉइंट बट इन स्पेस। तो ये दोनों ही पॉइंट हैं। तो पॉइंट्स के साथ में प्रिपोजिशन का यूज क्या करो? एट। एट प्रिपोजिशन का यूज क्या करो? पॉइंट्स के लिए। वो पॉइंट चाहे किसी टाइम का हो, मतलब टाइम का पॉइंट हो या स्पेस का पॉइंट हो, इधर वे एट का ही यूज किया करो, ठीक है। उसके अलावा जैसे हमने जो रेट लिखा ना, रेट भी एक तरीके से स्केल का पॉइंट होता है। जैसे हमने लिखा, ही इज सेलिंग, ही इज सेलिंग मैंगोज एट ₹30 a kilo, ठीक है। तो जो एट है ना, ये भी एक पॉइंट है, मतलब ये जो ₹30 a kilo है ना, स्केल का पॉइंट है। स्केल पे पॉइंट्स होते हैं ना। हाँ, तो जैसे कोई भी पॉइंट है, चाहे वो प्लेस का है, चाहे टाइम का है, चाहे किसी मेजरमेंट यूनिट के स्केल का है। जैसे हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था ना, दे फाइंड द फ्यूल प्राइसेस एट द लोएस्ट लेवल। तो पॉइंट्स के लिए ऐड का यूज क्या करो? एक। दूसरा ऐड का यूज क्या करो? गैदरिंग्स के लिए।
गैदरिंग्स का मतलब समझना, गैदरिंग का मतलब होता है ऐसे पॉइंट्स जहां पे लोग गैदर होते हैं, इकट्ठे होते हैं किसी पर्टिकुलर एक्टिविटी के लिए। अब जैसे मैं एक एग्जांपल से इसको समझाता हूँ, समझना। वी मेट हिम डैश द सिनेमा। ठीक है। अब जो सिनेमा होता है ना, वो एक प्लेस होता है जहां पे लोग गैदर होते हैं मूवी देखने के लिए। देखो ऐसा समझना, जैसे हमने लिखा एट द सिनेमा, सिनेमा एक गैदरिंग है, मतलब एक पॉइंट है, गैदरिंग पॉइंट जहां पे लोग इकट्ठे होते हैं। या मान लो हम यहाँ पे लिख दें एट द स्टेशन, या हम लिख दें एट द पार्टी, या हम लिख दें एट द सेमिनार, एट द कॉन्फ्रेंस। ठीक है। या हम यहाँ पे लिख दें एट द रेलवे स्टेशन, स्टेशन तो लिख ही गया। ठीक है। मान लो हम यहाँ पे लिख दें आई एम एट द मीटिंग, या हम लिख दें एट समवंस फ्यूनरल, एटसेट्रा। अब देखो ये सारे पॉइंट्स होते हैं, मतलब गैदरिंग्स होती हैं। फ्यूनरल गैदरिंग होती है लोग जहाँ पे जैसे कोई पर्सन वगैरह अगर डिसीज हो जाता है, मर जाता है। ठीक है। ऑब्जेक्टिव केस बेटा इसलिए क्योंकि बट प्रिपरेशन है उसका, तो ऑब्जेक्टिव केस आएगा। ठीक है। हम्म। तो ये जो हमने फ्यूनरल लिखा है ना, फ्यूनरल, फ्यूनरल एक गैदरिंग होती है जहाँ पे लोग इकट्ठे होते हैं। जैसे कोई पर्सन वगैरह का डेड हो जाता है तो उसका मतलब जो कंडोलेंस वगैरह होता है उसमें लोग इकट्ठे होते हैं। तो फ्यूनरल हो गया एक गैदरिंग जहाँ पे लोग इकट्ठे होते हैं पर्टिकुलर पर्पज से। मीटिंग है, सेमिनार है, कॉन्फ्रेंस है, ये भी गैदरिंग्स होती हैं जहाँ पे लोग किसी मैटर को डिस्कस करने के लिए इकट्ठे होते हैं। पार्टी भी गैदरिंग होती है जहाँ पे लोग इकट्ठे होते हैं सेलिब्रेट करने के लिए, एंजॉय करने के लिए। स्टेशन भी एक पॉइंट होता है जहाँ पे लोग इकट्ठे होते हैं ट्रेन पकड़ने के लिए या ट्रेन से कहीं आने जाने के लिए। सिनेमा जहाँ पे मूवी वगैरह के देखने के लिए इकट्ठे होते हैं। अब इसको ऐसे समझना, मान लो एक रेलवे ट्रैक है। ठीक है। और इस पे ट्रेन चलती है, चूंकि रेलवे ट्रैक है तो ट्रेन चलेगी इस पे। ठीक है। और किसी पर्सन को ट्रेन से कहीं आना जाना है, किसी को कहीं आने जाना है, तो ऐसा तो नहीं वो किसी भी जगह पे जंप करके चढ़ जाएगा ट्रेन में। ठीक है। उसमें क्या होगा, रेलवे ट्रैक पे डेडिकेटेड पॉइंट्स होते हैं जिन्हें हम कहते हैं स्टेशन। मान लो ये स्टेशन ए हो गया, फिर 100 किलोमीटर या 50 किलोमीटर बाद दूसरा बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, ई हो गया। तो जिसको भी ट्रेन से कहीं आना जाना है ना, उसको इन पॉइंट्स पे इकट्ठा होना पड़ेगा। हम्म। ठीक है। पार्क गैदरिंग नहीं होती यार, मूर्खता कम दिया करो। मतलब अगर नहीं जानते हो तो मुंह चुप रखा करो। दीज थिंग्स इरिटेट मी। पार्क गैदरिंग होती है, किसी गैदरिंग का नाम पार्क होता है क्या? हद है मतलब। उल्लू बनने के रिकॉर्ड तोड़ दिए सारे। बनेंगे अंग्रेज, सेंस नहीं, चवन्नी भर का भी यूज करेंगे। इनसे कमेंट करवा लो। ठीक है। ये कभी नहीं जानेंगे कि ये किस मूर्खता की वजह से इस उम्र में ये चीजें पढ़ रहे हैं। यार छोड़ो यार तुमसे। अब मैं उम्मीद करूं आखिरी चैप्टर में तुमसे कि तुम आखिरी चैप्टर में समझ और सेंस का यूज करोगे, तो वो मेरी बेवकूफी होगी, तुम्हारी तो खैर उसमें कुछ नहीं होगी। आज तक कभी सुना किसी गैदरिंग को पार्क कहा गया हो? हम्म? है क्या? पार्क में किस लिए लोग इकट्ठे होते हैं भाई, ये भी बता देना, किस लिए लोग पार्क में इकट्ठे होते हैं, क्या डेडिकेटेड फंक्शन होता है पार्क का? हद हो गई। चलो खैर यहाँ पे ध्यान दो, बाकी लोग तुमने लगे रहो। तो मैं क्या देखो बताने जा रहा था। हाँ, ये एक रेलवे ट्रैक है। ठीक है। और इस रेलवे ट्रैक पे मान लो किसी पर्सन को रेल से कहीं आना जाना है, तो उसके लिए उसको रेल से आना जाना है, तो ऐसा तो है नहीं वो किसी भी जगह पे रेलवे ट्रैक में खड़ा हो जाएगा और उसको ट्रेन में बिठा लिया जाएगा, उतार दिया जाएगा। ठीक है। तो उसके लिए क्या होते हैं, उस पर डेडिकेटेड पॉइंट्स होते हैं, मतलब लोकेशंस होते हैं ना जिन्हें हम स्टेशन कहते हैं। उस पर्सन को उस जगह पहुंचना पड़ेगा, उस जगह से वो ट्रेन में बैठ सकता है, उतर सकता है, मतलब ऐसा हो जाएगा। तो जैसे कोई एक पर्टिकुलर लोकेशन है, एक गैदरिंग है जहाँ पे लोग किस पर्टिकुलर एक्टिविटी को मतलब परफॉर्म करने के लिए इकट्ठे होते हैं, तो उसके बाद में एट लिखा करो, बिकॉज दैट इज अ काइंड ऑफ पॉइंट, क्योंकि वो एक टाइप का पॉइंट होता है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे एट द सिनेमा। अब देखो तुम लोगों ने कई बार देखा होगा, जैसे रोड वगैरह पे कहीं पे कोई कंस्ट्रक्शन हो रहा होता है या कहीं पे कोई काम हो रहा था, तो वहां पे लोग वो लगा देते हैं ना, बोर्ड, मैन एट वर्क। तो इसको ऐसे रिलेट कर सकते हो, या एक दूसरे एग्जांपल से समझना। आई एम एट क्लास। क्लास एक पॉइंट होता है जहाँ पे लोग इकट्ठे होते हैं लर्निंग के लिए। ठीक है। तो अगर मान लो कोई लर्नर है और वो क्लास में है, तो वो ऐसे कह देगा आई एम एट क्लास। आई एम एट क्लास, अगर वो क्लास में है उस समय क्लास रनिंग है तो। या मान लो कोई खाली क्लास है, क्लासरूम होता है ना, एरिया होता है, उसके अंदर कोई है। ठीक है। अच्छा, या तो उस समय क्लास नहीं चल रही है, मतलब टीचिंग लर्निंग नहीं हो रही है, या कोई ऐसा पर्सन है जो लर्नर है ही नहीं, मान लो स्वीपर है, या कोई भी ऐसा पर्सन है जो पढ़ाई लिखाई से वास्ता नहीं रखता, तो वो कहेगा आई एम इन द क्लास।
उसके लिए क्लास एक रीजन है, एक एरिया है। लेकिन जो लर्नर है, जो स्टूडेंट है, जो यहाँ पे पढ़ाई कर रहा है, ठीक है, उसके लिए जो क्लास है वो एक पॉइंट है जहाँ पे उसको सीखने जाने के लिए इकट्ठा होना पड़ता है। मतलब जब वो सीखता है तो वहाँ पे जाता है, वहाँ पे जाके फिर टीचर आते हैं पढ़ाने, फिर वो सबको पढ़ाते हैं। तो ऐसे ऐसी गैदरिंग्स जो एक पर्टिकुलर एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए होती है, खास करके जहाँ पे अटेंडेंस मैटर करती है, आपका होना वहाँ पे जरूरी होता है, तो उनके साथ में ऐड का यूज क्या करो। गैदरिंग्स का मतलब यही है जो हमने यहाँ पे लिखा है। उसके बाद में गए टारगेट्स। टारगेट्स भी पॉइंट होते हैं जिनको हम हिट या अटैक करना चाहते हैं, ठीक है, तो इनके साथ में भी ऐड लिखा करो। एक मैं तुम्हें क्वेश्चन बताता हूँ। मतलब मुझे पूरा तो शायद सेंटेंस याद नहीं होगा, लेकिन ये एसएससी के किसी पेपर में आया। क्वेश्चन देखो कुछ इस टाइप से था। द बर्ड डबल्ड बैक फ्लिप्ड या फ्लैप्ड क्या था, फ्लैप्ड इट्स विंग्स एंड चार्ज्ड विद मी वायलेंटली। ऐसे मान लो लिख दिया, ठीक है। द बर्ड डबल्ड बैक फ्लिप्ड इट्स विंग्स एंड चार्ज्ड विद मी वायलेंटली। अब देखो, वैसे तो चार्ज का मतलब हमें पता ही है। चार्ज करना मतलब टू रिप्लेनिश समथिंग, चार्ज द वाटर लेवल, ठीक है। रिचार्ज नहीं होता जैसे, चार्ज योर फोन वगैरह वगैरह, ये मीनिंग होते हैं चार्ज की जल्दी से, मतलब उसमें एनर्जी है या पावर है, सप्लाई करना। चार्ज करना मतलब रिप्लेनिश करना, एनर्जी या पावर। लेकिन एक चार्ज का मतलब और भी होता है, लाठी चार्ज में जैसे होता है। तो वहां पे लाठी चार्ज में मतलब चार्ज करना नहीं होता, लाठी चार्ज का मतलब बस, ठीक है, समझते होगे तुम लोग। तो चार्ज का मतलब अटैक करना भी होता है, ठीक है। अब ये जो हमने एग्जांपल लिखा ना, इसमें इसका मतलब यही है कि वो जो बर्ड है, कोई पक्षी रहा होगा, उसने पहले अपना पूरा पोस्चर बनाया अटैक करने वाला, फिर उसके बाद में इसने चार्ज कर दिया इस पे। तो अगर हम यहाँ पे चार्ज वर्ब यूज कर रहे हैं तो इसका मतलब चार्ज करना नहीं है, यहाँ पे चार्ज का मतलब अटैक करना है। अगर अटैक करना है तो इनमें टारगेट हो गया, हमें पीछे प्रिपोजिशन एट लिखनी पड़ेगी, तो लिखो एट मी एंड चार्ज एट मी वायलेंटली। ये आंसर है हमारा, ठीक है। तो जैसे कोई टारगेट है जिसको हम हिट या हर्ट या अटैक करना चाहते हैं, तो उसके लिए एट प्रिपोजिशन का यूज क्या करो। अब देखो मैं यहाँ पे कुछ वर्ब्स बताता हूँ। जैसे लाफ वर्ब लिखी है, डेराइड वर्ब लिखी है, इनके साथ जो हम एट प्रिपोजिशन यूज करते हैं ना, उसकी वजह यही होती है कि जब हम किसी पे हंसते हैं या किसी को, मतलब डेराइड का मतलब भी यही होता है, किसी का मजाक बनाना, उस पे हंसना। तो वो हमारा टारगेट है, हम उसका मजाक कर रहे हैं, ठीक है, तो उसके साथ में एट प्रिपोजिशन का यूज क्या करो। कुछ वर्ब्स में तुम्हें और बताता हूँ जो इसी टाइप की हैं, उनका भी ध्यान रखना। देखो स्कॉफ है, स्कॉफ का मतलब भी यही होता है, किसी का मजाक बनाना, उस पे हंसना, ठीक है। एम है, शूट है, शाउट है, गेज है, स्टेयर है, लुक है, एटसेट्रा। तो ये दो चार वर्ब्स और हैं, ठीक है। हम्म। तबीयत तबीयत ठीक है बच्चे, कुछ नहीं है, तबीयत खराब नहीं, बस गला बैठ गया थोड़ा सा। तो लुक है, स्टेयर है, गेज है, शाउट है, शूट है, एम है, स्कॉफ है, लाफ है, डराइड है। ये कुछ ऐसी वर्ब्स हैं कि जिनके बाद में लिखा गया ऑब्जेक्ट जो होता है ना, इनके बाद जो हम लिखते हैं, नाउन है, प्रोनाउन है, जो भी लिखते हैं, वो एक तरीके से टारगेट होता है जिसको हम हिट कर रहे होते हैं या जिसका मजाक बना रहे होते हैं। तो उसके साथ में एट का यूज क्या करें, ठीक है, ये ध्यान रखना। शूट एट साइट, हाँ देखो। उसके बाद में आ गया ये डॉन, डस्क वगैरह वगैरह। ये कुछ टाइम डिनोटिंग वर्ड्स होते हैं जिनके साथ में ऐड का यूज क्या करो। अब मैं इसमें समझाता हूँ, देखो कौन कौन से वर्ड्स हैं। पहले समझ लेना, डॉन होता है अर्ली इन द मॉर्निंग। अर्ली मॉर्निंग को कहते हैं जैसे जब सनराइज होने वाला होता है ना, तो उस समय जो सनराइज होने से पहले जो लाइट हो जाती है सारी, उसे कहते हैं डॉन। डस्क होता है सनसेट के बाद का टाइम, ठीक है। इसके अलावा और कौन कौन से वर्ड हैं वो भी समझना। एक है सनराइज, सनसेट, नून, नाइट, मिडनाइट, डे ब्रेक, ठीक है।
ये कुछ टाइम डिनोटिंग वर्ड्स ऐसे होते हैं जो किसी सर्टेन पॉइंट को रेफर करते हैं और इनके साथ में एट का यूज क्या करो। डे ब्रेक, मिडनाइट, नाइट, नून, सनसेट, सनराइज, इनके सबके साथ में लिखा करो एट। ठीक है। एट नून, आई डोंट ईट एट नून। ठीक है। एट मिडनाइट, ही रिटर्न होम एट मिडनाइट। मिडनाइट जो होता है ना, ये शाम मतलब रात का होता है। शार्प 12। ठीक है। मिडनाइट हो गया, दिन में शार्प 12 नून हो गया। उसके बाद में इसमें एक वर्ड हमने लिखा है नाइट। अगर तुमने कभी पढ़ा तो हो गई वैसे कि नाइट के साथ में हम इन प्रिपरेशन भी यूज करते हैं। अब मैं तुम्हें यहाँ पे समझाता हूँ कि इस बात को समझना। इविल स्पिरिट्स, इविल स्पिरिट्स आर एक्टिव डैश नाइट। ठीक है। इविल स्पिरिट्स डैश एक्टिव नाइट। दूसरा हमने लिखा a car him एक सॉरी a car hit him dash the night। दूसरा हमने लिखा, एक ये क्वेश्चन लिख रहा हूँ, ये एसएससी के पेपर में आया कभी। दे वेंट टू सी द ताज डैश अ मूनलिट नाइट। दे वेंट टू सी द ताज डैश अ मूनलिट नाइट। ठीक है। अब ये तीन एग्जांपल्स हैं। अब देखो तीनों में हमने नाइट का यूज किया, यहां भी, यहां भी और यहां भी। ठीक है। अब देखो समझना, जब हम नाइट को इन जनरल सेंस रेफर करते हैं, देखिए ये तो सबको ही पता है कि नाइट जो होती है वो डे का एक पार्ट होती है जिसमें अंधेरा होता है। तो अगर हम नाइट को जनरल सेंस में यूज करें बिना किसी डेफिनेट या पर्टिकुलर नाइट को रेफर किए, तो इसके साथ में लिखा करो प्रिपरेशन हमेशा एट। इविल स्पिरिट्स आर एक्टिव एट नाइट। ठीक है। हाँ, एट नाइट आ गया। अब उसके बाद में आ गया द नाइट। अब द का मतलब है ये कोई डेफिनेट नाइट है, मतलब एक डेफिनेट ड्यूरेशन है दिन की, जिस दिन अंधेरा रहा होगा उस दिन कार ने इसको हिट कर दिया। अब ऐसा तो होगा नहीं जनरल नाइट होगी कि कार हमेशा इसको हिट करती होगी रात में। ठीक है। तो अगर हम किसी एक डेफिनेट नाइट की बात करें, ना कि जनरल की, डेफिनेट या पर्टिकुलर, ठीक है, तो उस केस में इसके साथ में आर्टिकल लिखा करो द। एक मिनट, आर्टिकल बता रहा हूँ, प्रिपरेशन यूज करनी है ना यहाँ पे, तो यहाँ पे लिखो इन द नाइट, अ कार हिट हिम इन द नाइट। लेकिन जैसे नाइट है, ये वाला एसएससी के पेपर में आने वाला जो थर्ड एग्जांपल है ना हमारा, ये वाला। अब इसमें हमने लिखा मूनलिट नाइट। मूनलिट नाइट जो है ना, दैट इज एन अकेजन। अकेजन का मतलब समझते हैं? अकेजन का मतलब हो गया एक ऐसा मौका, एक ऐसा अवसर जब कुछ खास होता है। ठीक है। कोई खास इवेंट होता है, खास अकेजन होता है। मूनलिट नाइट एक ऐसी नाइट होती है जिस दिन चांदनी खिली हुई होती है। तो यहाँ पे हम नाइट को रेफर ना करके अकेजन को रेफर कर रहे हैं। अकेजन की प्रिपरेशन होती है ऑन, ये ध्यान रखना। यहाँ देखो लिखी हुई होगी, ये लिखी ऑन, लिखी ना ये। तो इस कंडीशन में यहाँ पे ऑन का यूज करना। वो जो एसएससी का पेपर का क्वेश्चन है ना, उसमें भी ऑन ही यूज करना था। दे वेंट टू सी द ताज ऑन अ मूनलिट नाइट। ठीक है। तो नाइट इन जनरल को रेफर करना है एट, पर्टिकुलर या डेडिकेटेड नाइट की बात करनी है तो इन। ठीक है। लेकिन अगर हमें किसी ओकेजन को रेफर करना है तो उसके साथ में प्रिपोजिशन लिखा करो ऑन। ठीक है। ये अभी जब ऑन के ओकेजन समझाऊंगा ना तो और क्लियर हो जाएगा, लेकिन तब तक ध्यान रखा मूनलिट नाइट जो है वो एक ओकेजन है जिस दिन पूरी नाइट मतलब फुल मून होता है, चांद खिला हुआ होता है। ठीक है। अब आ जाते हैं ऑन पे। ऑन का यूज सरफेस के लिए करते हैं, आसान यूज है, सबको पता होगा, लेकिन फिर भी देखो एक दो एग्जांपल से लिख देते हैं। ही रोट डैश द बोर्ड। ही लुक्ड डैश द बोर्ड। ठीक है। ही रोट डैश द बोर्ड, ही लुक्ड डैश द बोर्ड। अब देखो यहाँ पे होता क्या है, जैसे अगर हम कुछ लिखते हैं तो लिखना मतलब एक तरीके से इंप्रेशन क्रिएट करना होता है।
ठीक है, अभी तो चलो ये डिजिटल बोर्ड है, इस पे तो कोई इंप्रेशन क्रिएट नहीं हो रहा है, आप लिख रहे हो वो रिफ्लेक्ट कर रहा है लाइट में। लेकिन जनरली ऐसा नहीं होता, जैसे हम पेज पे लिखते हैं या दीवार पे लिखते हैं तो हम एक इम्प्रेशन क्रिएट करते हैं, मतलब ठीक है। तो अगर हम कुछ भी लिखेंगे तो उसके लिए हमें एक सरफेस चाहिए, जिसका हालांकि आप डिजिटल बोर्ड से लिख रहे हो तब भी आपको सरफेस चाहिए, लेकिन ये लिखना बाकी लिखने से अलग होते हैं। तो हमने लिखा ही रोड डैश द बोर्ड, अब उसने लिखा तो ऑब्वियस सी बात है वो इंप्रेशन किसी न किसी चीज के सरफेस पर रहा होगा। अब उसने बोर्ड पे लिखा या ट्री पे लिखा या वॉल पे लिखा या जिस पे भी लिखा, लिखा तो सरफेस पे ही होगा, ऑन। फिर हमने लिखा ही लुक्ड डैश द बोर्ड। अच्छा, यहाँ पे जो बोर्ड है, ठीक है, वो सरफेस नहीं है, बोर्ड का मतलब यहाँ पे सरफेस नहीं है, बोर्ड का मतलब एक पॉइंट। जब हम किसी चीज को देखते हैं तो हम क्या करते हैं, उसकी तरफ में अपनी आईसाइट थ्रो करते हैं। आईसाइट समझते हैं, मतलब अपनी नजर, दृष्टि, हम वहां पे थ्रो करते हैं। तो टारगेट हो गया, एट लिख देना है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे ही लुक्ड एट द बोर्ड। तो ऑन प्रिपरेशन सरफेस की होती है, अब वो सरफेस किसी भी चीज की हो उसके लिए ऑन का यूज क्या करो। एक छोटी सी चीज मैं यहाँ पे तुम्हें और समझाऊंगा जो ध्यान रखना। मान लो एक सेंटेंस हम लिखें, ही laid the stick dash the table, he laid the stick dash the table, ऐसे हमने लिख दिया। ठीक है, अब देखो सपोज ये एक टेबल है, ठीक है, और ये एक स्टिक है। स्टिक का मतलब है छड़ी या लाठी, कुछ भी, उसने टेबल पे ऐसे रख दी। एक कंडीशन ये हो गई। दूसरी कंडीशन हम मान लेते हैं कि ये एक टेबल है और इस पर्सन ने स्टिक इसके ऊपर ऐसे रख दी, मतलब ऐसे रख दी। ठीक है, अब ये जो सिचुएशन है जिसमें हमने टेबल के ऊपर स्टिक को रख दिया है जिससे वो उसके ऊपर डिपेंडेंट हो गई, इसकी प्रिपरेशन है ऑन। ठीक है, लेकिन ये टेबल ध्यान से रखो जमीन में रखी हुई है ये स्टिक, लेकिन टेबल का सपोर्ट है, तो इसके लिए लिखना अगेंस्ट। तो ऑन बेसिकली सपोर्ट की, या मतलब सपोर्ट नहीं, डिपेंडेंस की प्रिपरेशन होती है। अगर हम किसी चीज को इसके ऊपर ही पूरा रख दें, ठीक है, तब तो ऑन, क्योंकि अब ये डिपेंडेंट हो गया उसके ऊपर। लेकिन ये जो स्टिक है ना, ये डिपेंडेंट नहीं है उसके ऊपर, इसको सपोर्ट ले रखा है, ये है जमीन में लेकिन इसके सपोर्ट्स है, तो अगेंस्ट का यूज करना। तो सपोर्ट के लिए अगेंस्ट लिखा करो। फिजिकल सपोर्ट जब हम किसी चीज का लेते हैं ना, खड़े होने उठने बैठने के लिए, तो अगेंस्ट। लेकिन अगर हम किसी चीज पर टोटली डिपेंडेंट हो जाएं या सस्पेंड कर जाएं उसके ऊपर, तो फिर वहां पे लिखा करो ऑन। ये अपना ध्यान रखना, डिपेंडेंस के लिए ऑन। तो ये जो हमने लिखा ना, ही लेट द स्टिक डैश द बॉल, अब हम ऑन लिखेंगे तो इसका मतलब हो जाएगा कि जैसे टेबल के ऊपर रख दिया। ठीक है, अगेंस्ट लिखेंगे तो इसका मतलब रखा जमीन में, लेकिन चूंकि स्टिक जो होती है वो बैलेंस अपना बना के खुद रुक नहीं सकती, तो उसको किसी न किसी चीज के सपोर्ट की भी जरूरत पड़ती है, तो हमने लिख दिया अगेंस्ट। ठीक है, भाई देखिए, कोई चीज ऐसी होती है नीचे से फ्लैट स्टैंड होता है तो वो स्टैंड कर सकते हैं, क्योंकि उनका मतलब इस तरीके से बैलेंस बन जाता है, जैसे चेयर है। ठीक है, लेकिन हर एक चीज को आप फ्रीली स्टैंड नहीं कर सकते प्लेस पे, उसको किसी न किसी चीज का सपोर्ट चाहिए होता है, तो उसके लिए लिखा करो अगेंस्ट। ठीक है, जैसे ही बच्चा कमेंट कर रहा है ही स्टैंड्स अगेंस्ट द वॉल, एक ने लिखा है लैडर अगेंस्ट द वॉल, तो बिल्कुल यही सिचुएशन है। ठीक है, तो जो चीजें अपने आप स्टैंड नहीं कर सकते उनको किसी सपोर्ट की जरूरत पड़ती है, तो वहां पे यूज कर लेते हैं अगेंस्ट। तो एक तो ये सरफेस का ध्यान रखना, ऑन आएगा किसी भी चीज की सरफेस पर रेफर करना। दूसरा आ गया लाइन। ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो लाइन लाइक होते हैं, ठीक है, उनको हम ऑन प्रिपरेशन की मदद से रेफर करते हैं। मैं इसको डिटेल में समझाता हूं, लेकिन एक दो एग्जांपल देखना, एक मिनट। देखो, ही लिव्ड डैश मॉडर्न लेन। ठीक है, दूसरा हमने लिखा ही लिव्ड डैश 35 मॉडर्न लेन। ठीक है, अब इनसे समझने से पहले एक चीज समझना, मान लो एक कोई बहुत बड़ा एरिया है। एरिया का मतलब मान लेते हैं एक शहर है। ठीक है, अब इस शहर के अंदर दुनिया भर के पॉइंट्स होंगे, कहीं पे रेलवे स्टेशन होगा, कहीं पे हॉस्पिटल होगा, कहीं पे हाउस होगा, कहीं पे पार्क होगा, कहीं पे सिनेमा होगा, ये दुनिया भर के पॉइंट्स हैं। ठीक है,
फिर इन पॉइंट्स को कनेक्ट करने के लिए लाइंस होंगी जो इन पॉइंट्स को कनेक्ट करती होंगी आपस में, ऐसे। ठीक है, ऐसे। अब क्या है कि अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को रिलेट करें इस पूरे एरिया से, तो हम उसके लिए प्रिपरेशन यूज करेंगे इन। लेकिन अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को रिलेट करें किसी पॉइंट से, तो हम प्रिपरेशन यूज करेंगे एट। लेकिन अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को रिलेट करें इन लाइन से जो इन पॉइंट्स को कनेक्ट कर रही हैं, तो हम उसके लिए प्रिपरेशन यूज करेंगे ऑन। तो एरिया की प्रिपरेशन हो गई इन, एरिया है या रीजन है उसकी प्रिपरेशन हो गई इन, पॉइंट की प्रिपरेशन हो गई एट, और पॉइंट्स को कनेक्ट करने वाली जो लाइन होती है उसकी प्रिपरेशन हो गई ऑन। ये हमें ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखो, जो स्ट्रीट्स होती हैं, लेन होती हैं, लेन तो किसी स्ट्रीट का ही नाम होगा, ठीक है। तो ये लाइन होती हैं जो एरियाज को, पॉइंट्स को कनेक्ट करती हैं, तो हमने लिख दिया ऑन। लेकिन जो 35 मॉडर्न लेन है ना, ये किसी लाइन का पर्टिकुलर पॉइंट है, ठीक है। 35 एड्रेस हो गया घर का, मकान का, तो अब आएगा एट। तो ये भी ध्यान रखना। बाकी जो बात मैंने वहां पे समझाई ना, इसको देखो मैं एक और एग्जांपल से भी तुम्हें समझाता हूँ। सपोज एक ये लाइन है, ठीक है, और ये लाइन है ए, और इस लाइन पे कुछ पॉइंट्स हैं, ये मान लो है एक्स, ये है वाई, और ये है जी, ठीक है। अब इस वाई पॉइंट पे अगर मान लो कोई हॉस्पिटल है या कोई कॉलेज है या कुछ भी है, और इसकी लोकेशन हमें किसी को बतानी है कि मैं यहाँ पे हूँ इस पॉइंट पे, तो देखो हम उसको कैसे लिखेंगे या कैसे बोलेंगे, एट वाई ऑन ए। तो y के साथ ऐट लिखा, a के साथ ऑन लिखा, क्योंकि a लाइन है और y पॉइंट है, ठीक है। तो हम लिखेंगे एट y ऑन ए। उसके अलावा एक दो बड़ी कॉमन फ्रेजेस होती हैं, ज्यादातर लोगों ने यूज, बोलते भी होगे, तुम लोग भी बोलते सुनते होगे, जैसे आई एम ऑन द वे। तो वे देखो लाइन होता है, उसके साथ में ऑन आ गया। अच्छा, अब इसको ऐसे समझें, मान लो हमने एक सेंटेंस लिखा, माई कॉलेज इज ऑन या ऑफ द रोड। मान लो हमने लिखा माई कॉलेज ऑन द रोड या माई कॉलेज ऑफ द रोड, तो इसका मतलब समझना क्या है। रोड एक लाइन है, ठीक है। अब कोई मान लो बिल्डिंग है ऐसी जो रोड से अटैच्ड है, तो हम इसके लिए प्रिपरेशन यूज करेंगे ऑन। ऑन का मतलब दैट इज द बिल्डिंग इज अटैच टू दैट लाइन, लाइन का मतलब रोड, ठीक है, तो ऑन आ गया। लेकिन अब अगर मान लो कि इसको हम कहेंगे ऑन द रोड, लेकिन मान लो कोई एक ऐसा कॉलेज है जो रोड से अटैच तो नहीं है लेकिन उससे थोड़ी दूरी पे है, हटके है, तो अभी अटैच तो है नहीं, डिटैच्ड है, तो इसके लिए हम यूज करेंगे ऑफ द रोड। तो ऑफ जो होता है, इट रेफर्स टू डिटैचमेंट, ये डिटैचमेंट को एक्सप्रेस करता है। और ऑन जो होता है, दैट एक्सप्रेसेस अटैचमेंट, वो अटैचमेंट एक्सप्रेस करता है। तो अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को रिलेट करें उस लाइन से जिससे वो अटैच्ड है, तो ऑन। लेकिन अगर हम उसका डिटैचमेंट शो करें तो ऑफ, ठीक है। तो रोड है, स्ट्रीट है, ये सब लाइंस होते हैं, इनके साथ में ऑन लिखा करो। अब मैं कुछ तुम्हें और वर्ड्स बताता हूँ जो लाइन लाइक होते हैं, उनके साथ भी ऑन लिखना चाहिए। देखो, देयर आर टू फील्ड्स ऑन बाउंड्री, ठीक है। मोर बॉर्डर्स, नहीं, जब मोर ट्रूप्स आर सेंट ऑन बॉर्डर्स, ठीक है, बॉर्डर्स हो गए। या फिर जैसे हमने लिखा पेरीफेरी, या हमने लिखा सरकमफरेंस, जैसे तुम लोग मैथ्स में पढ़ते होगे, टेक अ पॉइंट ऑन सरकमफरेंस ऑफ द सर्कल। या हमने लिख दिया ऑन द वर्ज ऑफ समथिंग, ऑन द ब्रिंक ऑफ समथिंग, ठीक है। ऑन द आउटस्कर्ट्स, आउटस्कर्ट्स होती हैं वो भी यही होती हैं, बाहरी इलाके होते हैं, जैसे कोई सिटी वगैरह होती है उसके जो बाहरी इलाके होते हैं, जो उसके बॉर्डरिंग एरियाज होते हैं, उन पे कहते हैं, ठीक है। तो जैसे बाउंड्री है, बॉर्डर्स है, पेरिफेरी है, सरकमफरेंस है, वर्ज है, ब्रिंक है, आउटस्कर्ट्स है, ऑल दीज थिंग्स रेफर टू लाइंस। ये सारे प्लेसेस जो होते हैं लाइन लाइक होते हैं, ठीक है। तो इनके सबके साथ में ऑन का यूज क्या करो, ये ध्यान रखना अपना। तो ऑन का यूज हम सरफेस के साथ करते हैं और ऐसे ऑब्जेक्ट के साथ करते हैं विच आर रिप्रेजेंटेड बाई सम लाइन। इसके अलावा ऑन का यूज हम टॉपिक्स के लिए भी करते हैं, मतलब ऑन इज द प्रिपरेशन ऑफ टॉपिक ऑल्सो, ये टॉपिक की भी प्रिपरेशन होती है। टॉपिक से मतलब क्या, देखो समझना, ही रोट अ बुक
डैश एलियंस। ठीक है, जैसे हमने लिखा ही रोट अ बुक डैश एलियंस। अब मान लो उसने बुक लिखी, किसी पर्सन ने कोई बुक लिखी या कोई ऐसे लिखा या कोई पोएम लिखी या कोई मूवी बनाई या कोई सीरियल बनाया या कोई स्पीच दी, ठीक है। तो उसके उसका टॉपिक क्या, क्योंकि इन सारी चीजों का कोई ना कोई टॉपिक तो होता है जिसको लेकर हम स्पीच देते हैं, ऐसे लिखते हैं बुक, मतलब जो भी करते हैं। तो हमने लिख दिया ऑन। लेकिन अब एक चीज और देखना, अगर तुमने कभी ध्यान दिया हो तो इसके लिए हम अबाउट का भी यूज करते हैं। अब दोनों में डिफरेंस क्या होता है ये समझना। जैसे हमने यहाँ पे एक सेंटेंस लिखा, ही हैज ही हैज इनवाइटेड अबाउट 300 guests. He has invited about 300 guests. ठीक है। अब देखो, अगर हम इसमें अबाउट का यूज ना करें, ये सेंटेंस तब भी सही है। ही हैज इनवाइटेड 300 गेस्ट। तब ये जो 300 गेस्ट है ना, ये एग्जैक्ट फिगर हो जाएगा। मतलब वो गेस्ट जो है वो 300 है। 300 का मतलब ना तो वो 299 है और ना वो 301। ये सारी पॉसिबिलिटीज कैंसिल हो जाएंगी। लेकिन अगर अबाउट हम लिख देंगे तो इसका मतलब ये डेफिनेट नंबर नहीं है, तो कम है ना ज्यादा है। तो अबाउट जो होता है वो क्या करता है कि वीक कर देता है प्रीपोजिशन को, मतलब वीक कर देता है, डाइल्यूट कर देता है मीनिंग को। तो अगर हम ऑन लिखेंगे तो ऑन का मतलब हो जाएगा डेडिकेटेड टॉपिक है एलियंस, मतलब उस पर्सन ने एलियंस को ही मतलब मेन टॉपिक मान के बुक लिखी है। अबाउट लिख देंगे तो इसका मतलब वो मेन टॉपिक नहीं है, लेकिन एलियंस का उसमें मेंशन है। मतलब बुक में एलियंस का भी मेंशन है, एलियंस के बारे में भी है, बट दैट इज द मेन टॉपिक। तो जब हम कोई थॉरली किसी एक टॉपिक को डील करते हुए कोई चीज करते हैं तो उसके लिए हमें लिखना चाहिए ऑन। लेकिन अगर उससे रिलेटेड है तो हम अबाउट यूज करते हैं। तो अबाउट एक तरीके से शो करता है इट इज रिलेटेड, ठीक है, नॉट डेडिकेटेड टॉपिक। ऑन डेडिकेटेड टॉपिक होता है। अब इसको इस चीज से समझना, अगर तुम्हारे स्कूल कॉलेज में कभी जब तुम पढ़ते रहोगे तुमसे कोई ऐसे वगैरह लिखने के लिए कहा गया होगा, तो उसमें देखो डायरेक्शन कैसे लिखा होगा, राइट एन ऐसे डैश पॉल्यूशन। जैसे हमने ये कह दिया, राइट एन ऐसे डैश पॉल्यूशन। ठीक है। तो इसमें ऑन ही लिखा गया होगा, कभी अबाउट नहीं लिखा गया होगा, क्योंकि स्कूल कॉलेज वाले जो हमसे चाहते हैं वो एक डेडिकेटेड टॉपिक पे हमसे ऐसे लिखवाना चाहते हैं, ना कि उससे रिलेटेड। तो ऑन का मतलब हो गया डेडिकेटेड टॉपिक, अबाउट का मतलब हो गया रिलेटेड, ये अपना ध्यान रखना। उसके बाद आ गया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साधन होते हैं उनके साथ में भी ऑन का यूज किया करो। जैसे जैसे आ, क्या लिख गया, देखो, आई सॉ हिम डैश टीवी। आई सॉ हिम डैश अ बुक, या न्यूज़पेपर या कुछ भी ऐसा लिख दें। अब देखो, टीवी जो है वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, बुक जो है वो प्रिंट मीडिया है। ठीक है। अब हमें यहाँ पे ध्यान क्या रखना है कि इनका यूज हम तब करते हैं जब किसी चीज की एक अपनी डेफिनेट, अभी इनके यूजेस आगे आएंगे तो जल्दी समझ जाओगे, लेकिन अभी तब तक मैं बता रहा हूँ उसको ध्यान रखना। इनका यूज हम करते हैं उन कॉन्टेक्स्ट में जहां पर किसी एक चीज की अपनी एक डेफिनेट बाउंड्री हो, एक अपने एक डेफिनेट एरिया हो, एक डेफिनेट लिमिट हो, और वो उसके अंदर हो, उससे बाहर ना हो। ठीक है। तो हम इन लिखते हैं। अब जैसे बुक्स होती है ना, इनमें डेफिनेट होते हैं पेजेस। मान लो कोई बुक है 100 पेजेस की, तो उसका फर्स्ट पेज हो गया 1 और लास्ट पेज हो गया 100। ठीक है। और यहाँ से लेकर यहाँ तक बुक खत्म हो गई, ना इसके बाद में बुक है ना इससे पहले बुक है। तो ऐसे कॉन्टेक्स्ट में हमें लिखना चाहिए इन। लेकिन जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया होते हैं वो फाइनाइट नहीं होते हैं, उनमें कोई लिमिट नहीं होती है। ठीक है। तो उनके साथ में लिखा करो ऑन। ओपन होते हैं वो हमेशा के लिए, ठीक है, तो उनके साथ ऑन लिखा करो। अब मान लो यहाँ पे हम टीवी ना लिख के यूट्यूब लिख दें, यूट्यूब ना लिख के फेसबुक लिख दें, फेसबुक ना लिख के ट्विटर लिख दें, ट्विटर ना लिख के यहाँ पे इंटरनेट लिख दें, तो ऑन ही लिखना है। ठीक है। यहाँ पे बुक की जगह पे हम न्यूज़पेपर लिख दें, मैगजीन लिख दें, नॉवेल लिख दें, डायरी लिख दें, तो हमें इन लिखना है। लेकिन अब मान लो हम एक तीसरा कॉन्टेक्स्ट यहाँ पे लिखें, आई सॉ हिम डैश अ मूवी।
अब देखो, जैसे बुक की अपनी लिमिट होती है उसी तरीके से मूवी की भी लिमिट होती है। मान लो 202 घंटे की मूवी है या 2.5 घंटे की मूवी है, ठीक है। तो 2.5 घंटे का मूवी होने का मतलब 150 मिनट की मूवी है, ठीक है। तो फर्स्ट मिनट पे स्टार्ट हुई और 115 मिनट पे मूवी एंड हो गई, तो मतलब ना मूवी इससे पहले ना इसके बाद में। तो अगर हम यहाँ पे मूवी लिख दें, सीरियल लिख दें, डॉक्यूमेंट्री लिख दें, वीडियो लिख दें, तो फिर इन आ जाएगा। मतलब इनका यूज तभी करना है जब किसी चीज की अपनी एक डेफिनेट बाउंड्री हो, एक डेफिनेट लिमिट हो, और वो विद इन दैट हो, ना उसके बियॉन्ड ना हो, मतलब उसकी अपनी एक लिमिट और रेंज होनी चाहिए, ठीक है। तो हमें पता है कि मूवी है, सीरियल है, डॉक्यूमेंट्री है, वीडियो है, उनकी अपनी एक लिमिट होती है, ठीक है। तो उनके लिए लिखा करो इन। लेकिन टीवी है, इंटरनेट है, यूट्यूब है, इनकी कोई लिमिट नहीं होती, हम इन्हें डिफाइन नहीं कर सकते, तो इनके साथ इन ना लिख के ऑन का यूज क्या करो, ये ध्यान रखना है। चलो, तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथ में लिखना है ऑन, प्रिंट मीडिया के साथ में लिखना है इन। खैर, उसके बाद में डेज, डेट्स और ओकेजन्स मुझे तुम्हें समझाने हैं, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी चीज और समझ लेना। ये कुछ वर्ब्स हैं, वैसे हम इनको डिस्कस कर चुके हैं काफी डिटेल में, लेकिन मैं तुम्हें याद दिलवा देता हूँ केवल रिवीजन के पर्पस के लिए, कि ये वर्ब्स हमने पहले डिस्कस किए हैं। मतलब ये बेंट तो एडजेक्टिव होता है, ध्यान रखना, ये एडजेक्टिव है, वर्ब नहीं है। और ये रिलाई वर्ब है। अच्छा, रिलाई के अलावा कुछ और भी वर्ब्स हमने डिस्कस किए होंगे लास्ट टाइम में, उनका भी ध्यान रखना कि इनके साथ प्रिपरेशन ऑन लिखा करो। जैसे डिपेंड है, काउंट है, स्पेंड है, ठीक है, इंसिस्ट है, फीड है, कॉन्ग्रेचुलेट है, कॉम्प्लीमेंट है। ये सब वर्ब्स हमने डिस्कस कर रखे हैं जब हमने असाइनमेंट डिस्कस किया ना कंजंक्शन का, तो उसमें इन सबको डिटेल में समझाया भी होगा, जो इनसे रिलेटेड बेसिक बातें रही होंगी वो। तो एक तो इन वर्ब्स का अपना ध्यान रखना, बेंट वर्ब नहीं है, मैं फिर से याद दिला देता हूँ, ये एडजेक्टिव होता है, ठीक है। इनके सबके साथ में ऑन लिखना, वो सब डिटेल में समझा रखा है, तो वहां से देख लेना। उसके बाद में डेज हैं, डेट्स हैं, ओकेजन्स हैं, इनके साथ हमें ऑन का यूज और करना पड़ता है। अब इसको देखो, मैं एक बार समझा देता हूँ। हमने यहाँ पे एक सेंटेंस लिखा, मोहन met me dash every Friday. मोहन met me dash every Friday. अब देखो, अगर हम यहाँ पे एवरी ना लिखें तब तो ऑन हमें डेफिनेटली लिखना ही लिखना है। अगर हम एवरी ना लिखें तो हमें यहाँ पे ऑन का ही यूज करना है, ठीक है। लेकिन अगर हम एवरी लिख रहे हैं तो हमें कुछ नहीं लिखना है, ये ऐसे सही है। मोहन मेट मी एवरी फ्राइडे, ठीक। अब इसको मैं समझा देता हूँ, इसको देखो हमें कैसे समझना है। ये जो हमारे टाइम डिनोटिंग वर्ड्स होते हैं, जिनका यूज हम करते हैं टाइम्स को रेफर, मतलब टाइम को रेफर करने के लिए, देखो जैसे क्या क्या हो सकते हैं। सपोज ये फ्राइडे हो गया, ये तो डे नेम हो गया। मान लो हम डे नेम नहीं, यहाँ पे कोई मंथ नेम लिख दें, सपोज हमने मार्च लिख दिया, या हम कोई सीजन लिख दें, विंटर लिख दिया, ठीक है। या कोई जेनरिक टर्म यूज कर लें, जैसे हमने डे लिख दिया, ईयर लिख दिया, और वीक लिख दिया, मंथ लिख दिया, ठीक है। या इवनिंग, मॉर्निंग, आफ्टरनून लिख दें। मतलब इस तरीके से अगर हम कुछ भी लिख दें। अब देखो, ये जितने हमने नाउन्स यहाँ पे लिखे ना, ये सारे नाउन्स टाइम को रेफर करते हैं, ठीक है। इनके साथ में अगर हम ईच तो खैर नहीं लिख पाओगे फ्रीक्वेंसी शो करने के लिए, एवरी, लास्ट, नेक्स्ट, दिस या दैट का यूज करें, तो फिर ये एडवर्ब फ्रेज बनती हैं। और एडवर्ब फ्रेज होने की वजह से इनके साथ में हमें प्रिपोजिशन का यूज नहीं करना है। मतलब ये ध्यान रखना है, इनके साथ में हमें प्रिपोजिशन का यूज नहीं करना है, क्योंकि ये एडवर्ब फ्रेजेस होती हैं, तो इनके साथ प्रिपोजिशन नहीं लिखनी है। अब मैं एक दो एग्जांपल लिखता हूं और समझना है। क्वेश्चन नंबर 2, आई एम टू बिजी डैश दिस वीक, ठीक है। दूसरा, वी शैल कॉल ऑन हिम डैश नेक्स्ट मंडे या ट्यूसडे, या क्या लिखना चाहते हो, कुछ भी लिख दो।
मंथ लिख देते हैं। अब जैसे हमने ये लिख दिया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे समझना, अगर ये दिस ना लिखा हो तो हम लिखें इन, आई एम टू बिजी, ठीक है। लेकिन अगर हमने दिस वीक लिख दिया ना, तो फिर अब इन मत लिखना, अब इसके साथ किसी प्रिपरेशन की जरूरत नहीं है, एडवर्ब फ्रेज ऑफ टाइम हो गया। वी शैल कॉल ऑन हिम डैश नेक्स्ट मंथ, तो ये एडवर्ब फ्रेज ऑफ टाइम हो गया जो टाइम को रेफर कर रहा है। एंड नाउ वी डोंट नीड टू यूज एनी प्रिपरेशन, तो सीधे लिख दो नेक्स्ट मंथ। तो अगर हम इन वर्ड्स के साथ में जो टाइम को रेफर करते हैं एवरी, लास्ट, नेक्स्ट, दिस या दैट लिख दें, तो ये एडवर्ब फ्रेजेस बन जाते हैं, फिर इनके साथ में प्रिपरेशन की जरूरत नहीं रहती है। अदरवाइज लिखो, अदरवाइज का मतलब देखो क्या है, देयर आर 7 days डैश अ वीक, ठीक है। जैसे मैंने लिखा देयर आर 7 days अ वीक, ठीक है। तो ये जो हमने वीक लिखा ना, ये वीक एडवर्ब फ्रेज ऑफ टाइम नहीं है, ठीक है। और हमें डेज को एक नाउन है और वीक एक नाउन है, रिलेट करने के लिए प्रिपरेशन चाहिए होगी, तो यहाँ पे लिख दो in। तो ये जरूर ध्यान देना कि अगर हम इन टाइम डिनोटिंग वर्ड्स के साथ में एवरी, लास्ट, नेक्स्ट, दिस, दैट का यूज करें तो इनके साथ में प्रिपरेशन नहीं लिखनी है, क्योंकि ये खुद ही एडवर्ब फ्रेज बन जाते हैं, तो इनके साथ में प्रिपरेशन का यूज गलत हो जाता है, वो हमें नहीं यूज करनी है, ठीक है। एक तो ये ध्यान रखना। दूसरा एक एग्जाम्पल देखो, और यहाँ से मैं इंपॉर्टेंट सा समझाता हूँ। जैसे हमने एक सेंटेंस लिखा, दे हैड अ पार्टी डैश द लास्ट वीक। दूसरा, they had a party in the last week of January। ये जैसे हमने दो एग्जांपल लिखे, ठीक है। दे हैड अ पार्टी इन द लास्ट वीक, दे हैड अ पार्टी इन द लास्ट वीक ऑफ जनवरी। अब देखो यहाँ पे समझना कि मैं क्या समझाना चाह रहा था, जिसके लिए एग्जांपल लिखे हैं, ठीक है। मान लो एक टाइमलाइन हो गई, ठीक है। और इस पे डिफरेंट पॉइंट्स हैं, ये टाइम है, टाइम को रिप्रेजेंट करने वाली लाइन है, और इस पे मान लेते हैं ये हमारा प्रेजेंट का पॉइंट हो गया, ठीक है। और ये इससे पहले के पॉइंट हो गए, और ये इसके बाद के पॉइंट्स हो गए, ऐसे। अब मान लो इन पॉइंट्स को हमें रेफर करना है, तो अगर हमें इसी एग्जिस्टिंग पॉइंट को रेफर करना है, जिसके मान लो ये पॉइंट्स कुछ भी हैं, मंथ मान लो, वीक मान लो, डे मान लो, सीजन मान लो, कुछ भी मान लो, ठीक है। अगर हमें अपने करंट एग्जिस्टिंग पॉइंट को ही रेफर करना है तो हम कह देंगे दिस वीक। अगर हमें उससे प्रीवियस को रेफर करना है तो हम या तो कहेंगे लास्ट या कहेंगे दैट वीक, लास्ट वीक या दैट वीक, तो इसका मतलब हो जाएगा ये। अच्छा, अगर हम कह देंगे नेक्स्ट या दैट वीक, तो इसका मतलब हो जाए, नेक्स्ट लिखोगे तब तो डेफिनेटली इसका मतलब फॉलोइंग हो जाएगा, दैट वीक भी हो सकता है, ठीक है। तो अगर हमें अपने एग्जिस्टिंग वीक को रेफर करना है दिस, प्रीवियस को रेफर करना है लास्ट, और फॉलोइंग को रेफर करना है तो नेक्स्ट। तो मैंने कहा था ना ये एडवर्ब फ्रेजेस होती हैं जो टाइम को रेफर करती हैं, फिर प्रिपरेशन की जरूरत नहीं पड़ती, तो ये इन एडवर्ब फ्रेजेस के मीनिंग होते हैं। लेकिन अब एक और सिचुएशन देखो, मान लो हमें प्रीवियस या फॉलोइंग या दिस को ना रेफर करके इन जनरल सारे पॉइंट्स को रेफर करना है, तो हम कह देंगे एवरी, एवरी वीक। एवरी का मतलब जनरल हो गया, जितने भी हैं सारे के सारे, ठीक है, विदाउट एनी एक्सक्लूजन। तो अभी जब ये बातें तुम्हें समझ में आ जाएं कि भाई इन मीनिंग्स को कन्वे करने के लिए हम एवरी का, दिस का, दैट का, नेक्स्ट का, लास्ट का यूज करते हैं, तो फिर प्रिपरेशन मत लिखना, बिकॉज एडवर्ब फ्रेजेस हैं। लेकिन यहाँ पे देखो, ये जो हमने इन द लास्ट वीक लिखा है और इन द लास्ट वीक लिखा है, इन दोनों में डिफरेंस है। यहाँ पे लास्ट वीक को हम एज ए मतलब प्रीवियस वीक मानेंगे, ठीक है। तो अगर हम इसको एज ए प्रीवियस वीक मानेंगे तो पहली बात तो ये इन गलत है, क्योंकि एडवर्ब फ्रेजेस हो गई। दूसरा, अगर तुम्हें ध्यान रह गया तो हमने आर्टिकल में पढ़ा था, द लास्ट वीक जो होता है इसका मतलब होता है द प्रीवियस 7 days, और ये ड्यूरेशन ऑफ टाइम है। लेकिन जो लास्ट वीक होता है इसका मतलब होता है प्रीवियस वीक, और ये
पॉइंट होता है, टाइम पॉइंट, मतलब वो ड्यूरेशन ही पॉइंट है। तो जो ड्यूरेशन वाले टाइम एक्सप्रेशंस होते हैं उनका यूज हमें सेंटेंस में तब करना पड़ता है जब हाउ लॉन्ग को रिप्लाई करना हो, और पॉइंट वाले टाइम एक्सप्रेशंस का यूज हमें तब करना पड़ता है जब हमें व्हेन को रिप्लाई करना हो। तो अगर हम द लास्ट वीक लिख देंगे तो इसका मतलब ये ड्यूरेशन ऑफ टाइम है और इसका मतलब है हाउ लॉन्ग, लेकिन ध्यान से देखो ये हाउ लॉन्ग का रिप्लाई नहीं है, ये व्हेन का रिप्लाई है। दे हैड अ पार्टी, व्हेन डिड दे हैव अ पार्टी, तो व्हेन का रिप्लाई लिखना है तो केवल लास्ट वीक लिखो, द भी मत लिखो। तो ना तो हमें इन लिखना है ना ही हमें द लिखना है, दोनों गलत है, इन्हें रिमूव कर दो। ठीक है, ये आर्टिकल में पढ़ाया गया होगा, अपना समझ लेना। जैसे हमने लास्ट वीक लिखा तो लास्ट वीक का द लास्ट वीक, अगर हम द लास्ट वीक लिखेंगे तो इसका मतलब हो जाएगा द लास्ट 7 डेज। ठीक है, और लास्ट वीक का मतलब हो जाएगा प्रीवियस वीक। अब यहाँ पे जरा एक बार आके देखना, यहाँ पे हमने लिखा ऑफ जनवरी। अब जैसे जनवरी एक मंथ है, ठीक है, हर एक मंथ में 5 वीक्स या 4 वीक्स, मतलब 4 वीक्स होते हैं। ठीक है, हर एक मंथ में 4 वीक होते हैं। जैसे मान लो ये जनवरी है तो इसमें भी 4 वीक रहेंगे, एक ये ए, एक ये बी, एक ये सी, और एक ये डी। तो सीक्वेंस के हिसाब से देखें तो ये फर्स्ट वीक हो गया जनवरी का, ये सेकंड हो गया, लास्ट थर्ड हो गया, फोर्थ हो गया। तो यहाँ पे जो हमने लास्ट लिखा ना ये ऑर्डिनल है। ऑर्डिनल, ऑर्डिनल का मतलब किसी एक सीरीज में जो नाउन्स होते हैं उनकी पोजीशन या रैंक। तो ये ऑर्डिनल है, अगर ये ऑर्डिनल है तब तो हमें दा लिखना पड़ेगा। आर्टिकल में पढ़ा था ऑर्डिनल डेफिनेट पॉइंट को रेफर करते हैं तो उनके साथ दा लिखना पड़ेगा, और जब दा लिख दोगे तो ये इनविस हो जाएगा। तो अगर हम किसी डेफिनिट पॉइंट की बात करें, किसी मंथ के, किसी ईयर के, तब तो इन और द दोनों ठीक हैं। लेकिन जब हम प्रीवियस और फॉलोइंग को रेफर करते हैं तो न तो द आर्टिकल लिखा करो ना ही कोई प्रिपरेशन लिखा करो, फिर इसको ऐसे लिखो दे हैड अ पार्टी लास्ट वीक, और इसको लिखो दे हैड अ पार्टी इन द लास्ट वीक ऑफ जनवरी। ठीक है, तो डेज और डेट्स के साथ में ऑन लिखना है, लेकिन वो कंडीशन हो तब नहीं लिखना है। उसके बाद हमने पढ़ा ओकेजन्स, कि ओकेजन के साथ में ऑन लिखना है। अब देखो ओकेजन का क्या मतलब होता है। आई कॉल्ड हिम डैश हिज बर्थडे, या डैश हिज एनिवर्सरी, या डैश हिज वेडिंग, या डैश हिज सिलेक्शन, या डैश हिज रिटर्न, या डैश दिवाली, या डैश न्यू ईयर, एटसेट्रा। ये सब ओकेजन्स हैं, फेस्टिवल हैं, बर्थडे है, एनिवर्सरी है, वेडिंग है, इनके सब के साथ में ऑन। ठीक है, तो कोई भी ओकेजन है, वो फेस्टिवल भी हो सकता है, कुछ सोशल मतलब इवेंट भी हो सकता है, उनके सब के साथ में ऑन लिखा करो। ठीक है, आई कॉल्ड हिम ऑन हिज बर्थडे, ऑन एनिवर्सरी, ऑन वेडिंग, ऑन सिलेक्शन, ऑन रिटर्न, ऑन हिज रिटर्न, ऑन दिवाली, ऑन न्यू ईयर, वगैरह वगैरह। ठीक है, अच्छा, खास करके ये हम यूज करते हैं उन ओकेजन्स के साथ में जो किसी पर्टिकुलर डे से रिलेटेड होते हैं। मैं एग्जांपल से बताता हूँ तुम्हें। मान लो कोई पर्सन है, और अगर हम उससे पीछे पूछें कि व्हाट इज योर बर्थडे और व्हेन वर यू बॉर्न, कब जन्म हुआ तुम्हारा, तो ऑब्वियस ही बात है वो जो हमें टाइम बताएगा वो मंथ में या ईयर में जनरली, या फिर डे मतलब आवर मिनट में नहीं बताएगा, वो डेट में बताएगा। मान लो किसी का जन्म हुआ, कुछ भी मान लेते हैं डेट, मान लो 25 दिसंबर को हुआ, तो यही बोल देगा 25 दिसंबर। तो जनरली ये जो इस तरीके के इवेंट्स होते हैं ना जो हमने यहाँ पे लिखे हैं, ओकेजन्स होती हैं, ये होती हैं रिलेटेड टू सम पर्टिकुलर डेट या रिलेटेड टू सम पर्टिकुलर डे। इनको हम मिनट से या आवर से रिलेट नहीं करते। कोई पर्सन है, हम अगर उससे पूछें तुम्हारी शादी कब हुई थी, ठीक है, तो वो उसको आवर में नहीं बताएगा कि 2:10 पे हुई थी फलाने टाइम का, ऐसा नहीं होगा। तो जो इवेंट्स एक पर्टिकुलर डेट या डे से रिलेटेड होते हैं, ठीक है, उनके साथ में डे और डेट की जो प्रिपरेशन ऑन होती है वही लिख दिया करो। तो हमने ऑन लिख दिया। ठीक, फेस्टिवल्स जो होते हैं उनके साथ भी हम ऑन इसी वजह से लिखते हैं। लेकिन अब एक यहाँ पे दूसरी कहानी होती है। दूसरी कहानी देखो क्या होती है। जैसे हमने लिखा वी विस्ड आर फ्रेंड्स डैश न्यू ईयर। ठीक है, और दूसरा हमने लिखा वी विस्ड, या एक मिनट रुक जाओ,
ऐसे लिखता हूं, दे विजिटेड देयर पेरेंट्स डैश दिवाली। ठीक है। दूसरा, दे विजिटेड देयर पेरेंट्स डैश क्रिसमस। जैसे हमने ये लिख दिया, दे विजिटेड देयर पेरेंट्स डैश दिवाली, दे विजिटेड देयर पेरेंट्स डैश क्रिसमस। ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, दिवाली जो है, भले ही वो दिवाली छोटी दिवाली बड़ी दिवाली होती है वो अलग बात होती है, लेकिन दिवाली जो है ना वो सिंगल डे इवेंट होता है, सिंगल डे। ठीक। अच्छा, जो लोग क्रिसमस के बारे में जानते हैं, ठीक है, जो नहीं जानते मैं उन्हें बता देता हूँ, ये वीक लॉन्ग इवेंट होता है, वीक लॉन्ग। असल में मुझे लगता है जो लास्ट वीक ऑफ, मतलब जो यूरोपियन कंट्रीज हैं जहाँ का क्रिसमस मेन फेस्टिवल है, हम लोग तो इंडिया में कितना क्रिसमस मनाते हैं, हम तो केवल छुट्टी ही क्रिसमस की मनाते हैं 25 दिसंबर को, तो इसीलिए हमारे लिए क्रिसमस का मतलब होता है 25 दिसंबर। ठीक है। लेकिन एक्चुअली क्रिसमस मतलब जो है केवल 25 दिसंबर नहीं होता, वो क्रिसमस डे होता है, क्रिसमस डे 25 दिसंबर होता है। क्रिसमस जो होता है वो यूरोपियन कंट्रीज में या जहाँ क्रिसमस मनाया जाता है वो लास्ट वीक जो होता है ना, वो दिसंबर का क्रिसमस ही होता है, तो ये एक वीक लॉन्ग इवेंट होता है, तो इसके साथ में तो हम एट यूज करेंगे। अच्छा, इवन कुछ कंट्रीज में तो क्या होता है कि 2 हफ्ते तक की छुट्टी होती है क्रिसमस की, मतलब 2 हफ्ते का क्रिसमस होता है। ठीक है। तो ये अपना ध्यान रखना, जो इवेंट्स एक पर्टिकुलर डे से रिलेटेड होते हैं या एक पर्टिकुलर डेट से रिलेटेड होते हैं उनके लिए ऑन का यूज क्या करो, जो लॉन्गर ड्यूरेशन के इवेंट्स होते हैं उनके लिए ऐड का यूज क्या करो। तो कई बार तुमने देखा होगा क्रिसमस के साथ में ऐड लिखा होता है। ठीक है। अच्छा, फिर हम कंफ्यूज हो जाते हैं, हम सोचते हैं क्रिसमस के साथ में ऐड क्यों लिखा, क्योंकि क्रिसमस का मतलब तो 25 दिसंबर हुआ, ये तो एक पर्टिकुलर डेट है। लेकिन एक्चुअली ऐसा नहीं होता, ये होता है क्रिसमस डे। मान लो यहीं पर अगर हम डे लिख दें, दे विजिटेड देयर पेरेंट्स डैश क्रिसमस डे, तो क्रिसमस डे लिख दोगे ना। मान लो अगर हम यहाँ पे लिख दें, या एक दूसरा एग्जाम्पल मान लो मैं लिख देता हूँ, ही विजिटेड देम डैश क्रिसमस डे। ठीक है। डी कैपिटल बनाना, तो अब हमें लिखना पड़ेगा ऑन। लाइक होली बच्चे, बिल्कुल सही। तो बस ये ध्यान रखना कि जो सिंगल डे इवेंट्स ओकेजन्स होते हैं उनके साथ में ऑन लिखा करो। अब आ जाते हैं इसमें, यहाँ पे देखो क्या है, इन और इनटू, ये दो प्रेपोजिशंस हैं, इनटू और इन। ठीक है। इनटू का आसान यूज होता है इनवर्ड मोशन के लिए और ट्रांसफॉर्मेशन के लिए करते हैं। ठीक है। मतलब दो बेसिक यूजेस होते हैं, इससे ज्यादा इस प्रिपरेशन के यूजेस होते नहीं। एक तो इनवर्ड मोशन और दूसरा ट्रांसफॉर्मेशन। पहले मैं इनवर्ड मोशन समझा देता हूँ, इसका मतलब क्या होता है। ही वॉज रीडिंग डैश द रूम व्हेन दे केम डैश द रूम। अब देखो यहाँ पे समझना, मान लो एक ये रूम है। ठीक है। रूम एक एरिया हो गया, एक रीजन हो गया, और इसके अंदर कोई सिचुएटेड है। ठीक। तो जो भी इसके अंदर है उसकी पोजीशन बताने के लिए हम यूज करेंगे इन, प्रीपोजिशन का यूज करेंगे इन। इनका मतलब जो ऑलरेडी इसके अंदर है। लेकिन अब मान लो कोई ऐसा है जो इसके बाहर आ रहा है या इसके अंदर जा रहा है, मोशन कर रहा है, तो जो इनवर्ड मोशन है फ्रॉम आउटसाइड इनटू इनसाइड, तो इसकी प्रिपरेशन है इनटू। अच्छा, जो आउटवर्ड मोशन है उसकी प्रिपरेशन है ऑफ। तो एक तरीके से हमें ये समझना है कि इनटू और आउट ऑफ, ये जो प्रिपरेशन है मोशन की प्रिपरेशन है। अगर इनसाइड टू आउटसाइड मोशन है तो आउट ऑफ, आउटसाइड टू इनसाइड मोशन है तो इनटू। इनटू और आउट ऑफ का यूज करना है। इन जो प्रिपरेशन है ये प्रिपरेशन मोशन की कम, स्टेट की ज्यादा है। मतलब ये स्टेट डिस्क्राइब करती है। आई एम इन द रूम का मतलब आई एम ऑलरेडी देयर,
आई एम कमिंग इन टू द रूम का मतलब आई एम डूइंग मोशन, मतलब आई एम डूइंग सम मूवमेंट, मैं कोई मूवमेंट कर रहा हूँ, मोशन कर रहा हूँ वहां पहुंचने के लिए। और यही डिफरेंस है। तो ही वॉज रीडिंग इन द रूम, ऑब्वियस बात है इसकी स्टेट वहीं रही होगी पहले से, तो इन लिख दो। ये मूव करके पहुंच रहे हैं तो इनके लिए इनटू लिख दो। तो इनवर्ड मोशन का मतलब ये होता है कि फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड, फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड जो मोशन होती है उसके लिए यूज क्या करो, इन। तो इनवर्ड मोशन के लिए इनटू का यूज करना है, आसान यूज होता है, बस इतना ही है। ही केम रनिंग इन टू द हाउस, एक कभी मुझे याद है एसएससी के पेपर में क्वेश्चन आया, ही केम रनिंग इन द हाउस, इन द हाउस लिखा था, तो उसका आंसर ये हो जाएगा ही केम रनिंग इन टू द हाउस। उसके बाद में इनटू का यूज हम ट्रांसफॉर्मेशन के लिए करते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन से मतलब क्या, वो यहां से समझना। व्हेन वी हीट आइस it turns into water। अब देखो, ट्रांस का मतलब होता है बियॉन्ड, ठीक है। फॉर्म का मतलब होता है आकार। तो ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है फॉर्मेशन, चेंज इन द फॉर्मेशन, ठीक है, कि फॉर्मेशन का चेंज हो जाना, बदलाव हो जाना, ठीक है। उसके लिए इनटू लिखा करो। जैसे ये एग्जांपल हमने लिखा है, व्हेन वी हीट आइस इट टर्न्स इनटू वाटर, कि जब हम आइस को हीट करते हैं तो वो जो होती है वाटर बन जाती है। अब हमें ये पता है कि आइस जो है वो सॉलिड फॉर्म होती है वाटर की, ठीक है, और वाटर लिक्विड फॉर्म होता है। तो जब हम आइस को हीट करते हैं तो वो अपनी सॉलिड फॉर्म से लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है, तो ये ट्रांसफॉर्मेशन है, इसके लिए हमें इनटू का यूज करना है। अच्छा, अब ये ट्रांसफॉर्मेशन है स्टेट का। इसके अलावा अगर कोई ट्रांसफॉर्मेशन होगा तो भी इनटू लिखना है। जैसे कि कैन यू ट्रांसलेट दिस पोएम डैश हिंदी, कैन यू ट्रांसलेट दिस पोएम डैश हिंदी, ठीक है। अब देखो, किसी पोएम को हिंदी में ट्रांसलेट करना है किसी दूसरी लैंग्वेज से, दूसरी का मतलब वो चाहे दूसरी लैंग्वेज में, उर्दू में हो चाहे इंग्लिश में हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये भी ट्रांसफॉर्मेशन है, लैंग्वेज ट्रांसफॉर्मेशन है, इसके साथ भी इनटू लिखना है, ठीक है। अब जैसे हम पढ़ते हैं वॉइस में, वॉइस का चेंज होता है या नरेशन का चेंज होता है, तो उसके साथ भी इनटू लिखना है। चेंज द सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट वॉइस, मतलब इनडायरेक्ट नरेशन, चेंज द सेंटेंस इनटू एक्टिव वॉइस, इनटू पैसिव वॉइस। तो ट्रांसफॉर्मेशन चाहे स्ट्रक्चर का हो, ठीक है, चाहे लैंग्वेज का हो, चाहे फॉर्म का हो। जैसे कोई जादूगर वगैरह होता है, जादू दिखाते हैं, उन्होंने किसी पक्षी को जानवर बना दिया, जानवर को पक्षी बना दिया, तो वो भी फॉर्मेशन है, मतलब ट्रांसफॉर्मेशन है। तो अगर कोई ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, वो ट्रांसफॉर्मेशन चाहे लैंग्वेज का है, ठीक है, जैसे हिंदी से इंग्लिश, इंग्लिश से हिंदी, लैंग्वेज है, ठीक है। सॉलिड को लिक्विड, लिक्विड को सॉलिड बनाना, ये स्टेट का चेंज है, ठीक है। वॉइस को नरेशन, नरेशन को वॉइस, मतलब डायरेक्ट को इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट को डायरेक्ट बनाना, ये स्ट्रक्चर का चेंज है। सेंटेंस का स्ट्रक्चर चेंज होता है ना। तो चेंज चाहे स्टेट का हो, चाहे लैंग्वेज का हो, चाहे स्ट्रक्चर का हो, उसके लिए इनटू प्रिपोजिशन का यूज क्या करो, ठीक है। तो ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, इनवर्ड मोशन हो गया। अब आते हैं इन पे। अब देखो, इनका यूज हम करते हैं एरिया या रीजन को रेफर करने के लिए। मान लो कोई एरिया है, कोई रीजन है, उसके अंदर कोई चीज सिचुएटेड है, तो उसके लिए इनका यूज क्या करो, एक एग्जांपल से समझना। देयर आर मैनी ट्रीज डैश द पार्क, ठीक। देयर आर मैनी बुक्स डैश द बॉक्स, ठीक है। अब यहाँ पे देखो एक चीज समझना। जैसे मान लो एक पार्क है ये, तो पार्क की अपनी एक बाउंड्री होती है, एक अपना एरिया होता है। उससे बाहर फिर पार्क नहीं होता, फिर रोड होता है, दुकान होती है, मकान होते हैं, घर होते हैं, ये सारी चीजें होती हैं। तो पार्क की अपने एक डेफिनेट एरिया है, एक डेफिनेट लिमिट्स हैं। अब इस डेफिनेट एरिया और इन लिमिट्स के अंदर जो भी है सो इन है, इससे बाहर जो है वो नहीं है, ठीक है, वो आउट ऑफ है। तो कोई भी ऐसी चीज जिसकी अपनी एक डेफिनेट बाउंड्री है, जिसकी अपनी एक डेफिनेट एरिया है, जिसकी अपनी डेफिनेट लिमिट है, और जिसे हम डिफाइन कर सकते हैं कहाँ से कहाँ तक, उसके साथ में इनका यूज क्या करो, तो हमने लिख दिया इन द पार्क।
अच्छा, उसी तरीके से जो बॉक्स है उसकी भी अपनी एक डेफिनेट एरिया, लेंथ, वॉल्यूम होता है, तो उसके साथ भी हमने लिख दिया इन इन द बॉक्स। लेकिन अगर हम यहाँ पे देखें तो बॉक्स में पार्क में एक बेसिक डिफरेंस और भी है। पार्क जो होता है ये 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है, बॉक्स जो है वो 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है। ठीक है, बॉक्स जो होता है ना उसमें वॉल्यूम भी होता है, बॉक्स जो होता है उसमें वॉल्यूम भी होता है एरिया के साथ साथ। ठीक है, तो अब अगर कोई ऐसा ऑब्जेक्ट हो जो 3 डायमेंशनल हो तो उसके साथ हम इनसाइड का भी यूज कर सकते हैं, ये और ध्यान रखना। तो कोई भी एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसकी अपनी एक डेफिनेट बाउंड्री है, जिसकी अपनी डेफिनेट लिमिट है और उसके अंदर ही सब कुछ है, उससे बाहर कुछ नहीं है, तो उसके लिए हम इनका यूज करते हैं। लेकिन इसमें कई बार ऐसा होता है कि कुछ ऑब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जो 3 डायमेंशनल होते हैं, जिनमें डेप्थ होती है, हाइट होती है, मतलब जिनमें वॉल्यूम होता है, तो उनके लिए हम इनसाइड का भी यूज कर सकते हैं। मतलब ऐसा नहीं कि इन गलत हो जाएगा, लेकिन हम इनसाइड का भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना है। जैसे हमने लिखा इनसाइड आर बॉडी, ठीक है, तो हमारी बॉडी के अंदर जैसे हमने लिख दिया। अब एक थर्ड एग्जांपल से इस बात को समझना है। देयर आर 5 members, दैट्स माय फैमिली। अब देखो, बात भले ही हमें ये थोड़ी सी बेतुकी लगे, लेकिन ऐसे ही है। देखो जगनिवास भैया, मैं ऐसे तुम्हें बता देता हूँ। ब्रिटिश इंग्लिश में वीकेंड्स के साथ प्रिपरेशन एट यूज होती है, क्योंकि वीकेंड 2 days की ड्यूरेशन होती है। ठीक है, हाँ। ब्रिटिश इंग्लिश जो होती है, ब्रिटिश इंग्लिश में एट वीकेंड्स, अमेरिकन में ऑन वीकेंड्स। अब रह गई बात सही गलत की, डिफरेंस तो समझ में आ गया कि एट वीकेंड्स अपनी जगह सही है, ऑन वीकेंड्स अपनी जगह सही है। लेकिन जो हम इंडिया में ब्रिटिश इंग्लिश, मतलब हम ब्रिटिश इंग्लिश फॉलो करते हैं, हमारे लिए इंग्लिश का मतलब है ब्रिटिश यूजेस ऑफ इंग्लिश, तो एट यूज क्या करो। ठीक है, तो जो लोग ऑन यूज करते हैं उनके साथ जिरे भी मत करो, क्योंकि लोग इतना मतलब तफ्तीश करते नहीं किसी चीज को। जिसने जो पहली बार जो बात जान ली वो उसी को सच मान लेता है। बहुत से स्टूडेंट्स होते हैं, उन्होंने पहली बार कहीं पे पढ़ लिया कि फर्नीचर मटेरियल नाउन है, तो वो जिंदगी और उसी को सही मानते रहते हैं। मतलब ये ह्यूमन टेंडेंसी होती है, इंसानों की आदत होती है। ठीक है, बहुत ही कम इंसान ऐसे होते हैं जो खोजी प्रवृत्ति के होते हैं, जो जरूरत पड़ने पर अपने को बदल पाते हैं, नहीं तो लोग अपने को बदल नहीं पाते। ठीक है, तो जो ऑन वीकेंड्स यूज करते हैं वो एक्चुअल में अमेरिकन इंग्लिश में वो ऑन यूज करते हैं। अमेरिकन और ब्रिटिश इंग्लिश में काफी डिफरेंसेस होते हैं, स्पेलिंग के भी होते हैं, प्रोनाउंसिएशन के भी होते हैं, और ग्रामर के भी होते हैं। ठीक है, तो एट वीकेंड्स यूज क्या करो। ठीक है, वीकेंड 2 दिन की ड्यूरेशन होती है, तो ब्रिटिश इंग्लिश के अकॉर्डिंग इसके बाद एट लिखा करो। यहाँ आ जाते हैं। दे आर 5 members इन माई फैमिली। अब देखो, कैट प्रिपोजिशन तो हमें इन यूज करनी है, लेकिन अब देखने वाली बात है, जैसे पार्क है, बॉक्स है, उसकी अपनी एक बाउंड्री लिमिट है। फैमिली की लिमिट बाउंड्री कहाँ से आई, तो मैं बता देता हूँ इसकी लिमिट और बाउंड्री कहाँ से आई। असल में फैमिली इज अ काइंड ऑफ क्लोज ग्रुप, एक ग्रुप होता है। ठीक है, और वो ग्रुप होता है हमारा मेंबर्स ऑफ फैमिली का, जो ब्लड रिलेटिव्स होते हैं उन्हीं के ग्रुप को हम फैमिली कहते हैं। अब फैमिली में कोई भी पर्सन मतलब इंक्लूड नहीं हो सकता, फिर वो हमारा फ्रेंड हो सकता है, लेकिन फैमिली मेंबर होना मुश्किल हो जाएगा। तो कोई भी चीज जिसकी अपनी एक डेफिनेट वैल्यू है, एक डेफिनेट एरिया है, एक डेफिनेट लिमिट है, और वो उसके परे नहीं है, उसके लिए इन यूज क्या करो। अब जैसे मान लो मेरी पॉकेट में अगर कुछ मनी है, तो मैं कह सकता हूँ देयर आर सम कॉइन्स इन माई पॉकेट, क्योंकि पॉकेट का अपनी एक बाउंड्री है, अपना एक एरिया है, उसके अंदर ही है, उससे बाहर नहीं है पॉकेट। ठीक है, या मान लो मैंने लिख दिया इन इंडिया देयर आर 29 स्टेट्स, अब तो खैर 28 हो गई, देयर आर 28 स्टेट्स इन इंडिया। ठीक है, या मान लो मैं यहाँ पे लिख दूं जैसे पॉकेट हो गया, इंडिया हो गया, फैमिली हो गई, ठीक है, सिटी हो गया, एटसेट्रा। कोई भी ऐसे ऑब्जेक्ट जिनकी अपनी एक डेफिनेट लिमिट है, अपनी एक बाउंड्री है, ठीक है, और वो उसके अंदर ही लाई करते हैं, उससे बाहर नहीं, तो उनके सबके लिए इनका यूज क्या करो। तो एरिया और रीजन की प्रिपरेशन इन हो गई, ये ध्यान रखना है। कन्फाइंड का मतलब यही होता है, कन्फाइंड का मतलब होता है किसी चीज में घिरे हुए होना, बंदी होना। ठीक है, कि किसी चीज ने तुम्हें कवर कर रखा है और तुम उससे परे नहीं हो, उसके अंदर इंक्लूड हो गए, तो उसके लिए इन लिखा करो। उसके बाद में आ गई हमारी प्रिपरेशन, स्टेट आ गई। अब देखिए स्टेट का मतलब यहाँ पे क्या, मैं बता दूं। स्टेट का मतलब है यहाँ पे अवस्था, जैसे हमने लिखा इन चाइल्डहुड। ठीक है, इन ओल्ड एज। ठीक है, इन कंफ्यूजन। ठीक है, ये स्टेट्स हैं। और छोड़ो, पॉलिटिकल स्टेट देखो, डेमोक्रेसी,
ठीक है, ये पॉलिटिकल स्टेट है। ठीक है, और पॉवर्टी इकोनॉमिकल स्टेट है। ठीक है, स्लेवरी सोशल स्टेट है, गुलामी। तो ऐसे नाउन्स जो किसी स्टेट को डिस्क्राइब करते हैं, वो स्टेट चाहे पॉलिटिकल हो चाहे इमोशनल हो। जैसे कोई पर्सन है, रो रहा है, आंसू निकल रहे हैं, तो ही वॉज इन टीयर्स, ही वॉज इन टीयर्स, ये उसकी स्टेट है। ठीक है, तो कोई भी ऐसा नाउन जो किसी स्टेट को रेफर करता है, वो स्टेट किसी भी टाइप की है, चाहे हमारी फिजिकल स्टेट है। फिजिकल स्टेट से देखो बात की तो याद आया हेल्थ, हेल्थ के साथ भी हम इन लिखते हैं, ही इज इन गुड हेल्थ। तो हेल्थ है, जैसे फिजिकल स्टेट है, इकोनॉमिकल स्टेट है, इमोशनल स्टेट है, मतलब सोशल स्टेट है, पॉलिटिकल स्टेट है। ठीक है, सबके साथ में इन लिखा करो। जो नाउन्स स्टेट को रेफर करते हैं उनके साथ में इनका यूज क्या करो, बस ये ध्यान रखना। एक्चुअली पता नहीं तुम बात समझ पाओगे या मैं बता पाऊंगा कि नहीं। स्टेट जो होती है ना, उसको हम एक तरीके से ये मानते हैं, एक डोमेन है, एक एरिया है, और हम उसके अंदर इंक्लूड हो गए, मतलब हम उसके सब मतलब पार्ट हो गए, सब पार्ट हो गए, और हम उससे घिरे हुए हैं। जैसे एटमॉस्फेयर है ना हमारा, तो एटमॉस्फेयर क्या है, एक कवरिंग ऑफ गैसेज है, जो सर्टेन किलोमीटर्स ऑफ मतलब एरिया को कवर करता है। ठीक है, और सर्टेन किलोमीटर तक है अर्थ के ऊपर, और उतने के सब अर्थ के चारों तरफ उतने में एटमॉस्फेयर है। तो एटमॉस्फेयर ने हमें घेर रखा है, हम उसके अंदर है। ठीक है, उस बाउंड्री उस लिमिट के अंदर इंक्लूडेड है। तो स्टेट का जो हमारा कॉन्सेप्ट होता है लैंग्वेज के हिसाब से, वो ऐसे ही होता है। हम स्टेट को ये मान के चलते हैं कि उसने हमें डोमिनेट कर लिया और हम उसके अंदर इंक्लूड हो गए, तो हम इन लिख देते हैं। ये सारी स्टेट्स के एग्जांपल्स हैं। प्रिंट मीडिया भी हमने पढ़ ही लिया था, मंथ वीक सीजन है ये भी पढ़ ही लिए थे, कि इनके साथ इन यूज करना है, दिस दैट लास्ट नेक्स्ट वगैरह लिखे हो तो नहीं लिखना कुछ भी। ईयर्स मॉर्निंग इवनिंग आफ्टरनून नाइट, इनके साथ नाइट वाला भी हमने सीन डिस्कस ही कर लिया था। मॉर्निंग इवनिंग को लेकर एक मैं छोटी सी बात तुम्हें समझा देता हूँ। देखो, हमने लिखा वी यूजुअली प्ले चेस डैश संडे मॉर्निंग्स, या संडे मॉर्निंग। अब देखो, अगर यहाँ पे संडे ना लिखा हो, तो हम लिखेंगे इन द मॉर्निंग, लेकिन जब हम संडे लिख देंगे ना, तो ऑन लिखना है। तो बस यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि मॉर्निंग है, इवनिंग है, आफ्टरनून है। अगर हम इनके साथ में डिस्क्रिप्टिव वर्ड लिख दें, तो ये एक अकेजन हो जाता है, फिर मतलब ये मॉर्निंग इवनिंग कुछ नहीं रहता, फिर हो गया अकेजन। तब हम इसके साथ में ऑन का यूज करेंगे। ठीक है। तो ये हो गया इनके यूजेस। उसके सीजन का भी अपना ध्यान रखना। उसके बाद इंटू, अच्छा इंटू डिस्कस ही हो गया था। अकेजन्स की प्रिपरेशन ऑन होती है, अकेजन्स के साथ में हमेशा ऑन का ही यूज किया करो, अपना ध्यान रखना। फिर आगे ये फॉर है, विद है, बाई है। देखो, इसमें शुरुआत हम लोग सबसे पहले करते हैं फॉर से। चलो, या बाई से कर लेते हैं, बाई वाले पहले समझा देता हूँ। देखो, बाई का यूज हम डूअर के साथ करते हैं पैसिव वॉइस में, ये हमें आता है, पढ़ चुके हैं। मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, बाई कार, बाई बस, बाई ऑटो, ये भी हमने पढ़ रखा है, आता है। ठीक है। अच्छा, उसके अलावा मैनर डिस्क्राइब करने के लिए हम बाई का यूज करते हैं, हालांकि मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन में ये भी पढ़ा है, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ रिवाइज करने के लिए। बाई वर्किंग हार्ड। ठीक है, तो जैसे मैनर हो गया, बाई चीटिंग मैनर हो गया। ठीक है, कोई काम हमने किया किस मैनर में, तो उसके लिए बाई का यूज क्या करो। उसके लिए बाई का यूज हम करते हैं नियर और बिसाइड, मतलब जब हम बाई का यूज करते हैं प्लेस को रेफर करने के लिए, तो इसका मतलब बिसाइड हो जाता है। जैसे हमने लिखा ही वॉज स्टैंडिंग, ही वॉज स्टैंडिंग बाई हिज फादर। तो इसका मतलब वो अपने पिताजी के पास खड़ा था, उनकी साइड में, बाई मतलब साइड होता है। ठीक है, तो ही वॉज स्टैंडिंग बाई हिज फादर का मतलब ही वॉज स्टैंडिंग नियर हिज फादर, अपने पिताजी की एक साइड खड़ा था, चाहे दाएं या बाएं की साइड था वो पता नहीं, लेकिन साइड में ही था, इसका मतलब ये हो गया। तो बाई का यूज जब हम प्लेस को रेफर करने के लिए करते हैं, तो इसका मतलब ये होता है, ये ध्यान रखना। अच्छा, इंग्लिश में जो हमने पिछली क्लास में एक प्रिपरेशन पढ़ी थी ना, बिसाइड, बिसाइड का मतलब नियर होता है, जो लिखी हुई है। ये बिसाइड एक कंपाउंड प्रिपरेशन होती है, जो होती है ऐसे, बाई प्लस साइड, मतलब बाई प्लस साइड का कंपाउंड है बिसाइड, ये ध्यान रखना है। ठीक है।
तो बिसाइड का यूज अगर हम वेयर को रिप्लाई करने के लिए करें, हरिओम, नहीं नहीं कल नहीं बच्चे, इन्हें अभी यहीं पे कर ही लेते हैं। आज असल में मैंने यूट्यूब पे भी इसलिए सेशन नहीं लगाया, गला वाला खराब है, एक्स्ट्रा मेहनत करना नहीं चाहता। ठीक है, तो ये ही वॉज स्टैंडिंग बाई हिज फादर, बाई का मतलब है बिसाइड। अब देखो, ये तो सब आसान है, ये हमने पहले पढ़ रखे हैं। ये वाला मैं समझा देता हूँ अलग से, कि बाई का यूज जब हम टाइम के लिए करते हैं ना, तो इसका मतलब टिल होता है। वैसे तो ये हमने टेंस में पढ़ा होगा, लेकिन फिर भी एक बार समझना। देखो, हमने एक सेंटेंस लिखा, दे विल वेट हियर डैश 5 PM। ठीक है, दे विल रिटर्न हियर डैश 5 PM, ऐसे। अब देखो, ये हमने पहले पढ़ रखा है कि बाई और टिल जो प्रिपरेशन होती हैं, जब इनका यूज हम टाइम को रेफर करने के लिए करते हैं, तो ये टाइम के उन पॉइंट्स का रेफर करती हैं जहां पे कोई जाके इवेंट कंप्लीट हो जाता है, डेड हो जाता है, डन। अब इनके इसके अलावा डिफरेंस समझना, डिफरेंस भी होते हैं इनमें। डिफरेंस क्या होता है? बाई प्रिपरेशन का मतलब होता है एट और बिफोर द पॉइंट मेंशन्ड। बाई का मतलब होता है जो पॉइंट हमने मेंशन किया है, या तो उस पॉइंट पर या उससे पहले के किसी भी पॉइंट पे। बाई का मतलब ये हो गया, ठीक है। टिल का मतलब देखो क्या होता है, अप टू द पॉइंट मेंशन्ड। इसका मतलब ये होता है अप टू द पॉइंट मेंशन। अभी मीनिंग को ध्यान से समझना, एट और बिफोर द पॉइंट मेंशन जो है ना, ये टाइम का एक पॉइंट है कि कोई काम होगा किस पॉइंट पे होगा, ये बताने के लिए हम बाई का यूज करते हैं। अच्छा, अप टू द पॉइंट मेंशन जो है ना, ये पॉइंट नहीं है, ये है एक ड्यूरेशन, कि जहां पर हमने बात शुरू की है वहां से लेके किसी दूसरे पॉइंट तक, तो वो बीच की पूरी ड्यूरेशन हो गई टिल। ठीक है। अच्छा, जब हम बाई प्रिपरेशन का यूज करते हैं, तो वहां पे लिखी गई जो फ्रेज होती है वो होती है पॉइंट इन टाइम। लेकिन जब हम टिल का यूज करते हैं, तो वहां पे लिखी गई जो फ्रेज होती है वो होती है ड्यूरेशन, और वो होती है हाउ लॉन्ग का रिप्लाई। इसको ऐसे समझना, जैसे हमने लिखा बाई 5 PM और हमने लिखा टिल 5 PM। ठीक है, देखो, जैसे हमने लिखा बाई 5 PM और टिल 5 PM, तो जब हम बाई 5 PM लिखेंगे ना, तो बाई 5 PM होगा टाइम का एक पॉइंट। ठीक है, वन का रिप्लाई। अच्छा, अगर हम टिल 5 PM लिखेंगे तो वो होगी ड्यूरेशन, जिस समय हम बात कर रहे हैं उस समय से लेकर 5 PM तक की जितनी भी ड्यूरेशन है वो सारी, तो वो होगा हाउ लॉन्ग का रिप्लाई। तो जब बाई और टिल का यूज करते हो, तो वहां पे इस चीज का ध्यान रखना, बाई का यूज तब करना जब हमें टाइम के पॉइंट को रेफर करना हो जिस पे कोई काम होगा, और टिल का यूज तब करना जब हमें उस ड्यूरेशन को रेफर करना हो जिस ड्यूरेशन तक वो काम होगा। ठीक है, अब जैसे हमने ये लिखा, दे विल वेट हियर। ठीक है, हाउ लॉन्ग विल दे वेट, कब तक वेट करेंगे, तो यहाँ पे हमें हाउ लॉन्ग का रिप्लाई लिखना है। फिर नेक्स्ट में हमने लिखा दे विल रिटर्न हियर, कि वो यहाँ वापस आ जाएंगे। व्हेन विल दे रिटर्न, तो यहाँ पे हमें व्हेन का रिप्लाई लिखना है। तो व्हेन का रिप्लाई का मतलब यहाँ पे जो फ्रेज हमें लिखनी है वो रेफर करेगी पॉइंट इन टाइम को, यहाँ पे जो रेफर लिखेंगे वो रेफर करेगी ड्यूरेशन ऑफ टाइम को। तो जब ड्यूरेशन को रेफर करना हो तो टिल का यूज करना, पॉइंट को रेफर करना हो तो बाई का यूज करना, मतलब ये ध्यान रखना। तो बाई का यूज ड्यूरेशन पॉइंट के लिए और टिल का यूज ड्यूरेशन के लिए, ये ध्यान रखना। तो ये बाई के यूजेस हो गए कि इस तरीके से बाई को यूज करना है, और ये सारी बातें ध्यान रखनी, पेपर में बेस उनके क्वेश्चंस आते हैं और अक्सर आते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं विद के साथ। विद का यूज करते हैं एक तो हम ये मीनिंग कन्वे करने के लिए इन कंपनी ऑफ। इन कंपनी ऑफ का मतलब समझना के साथ में, जैसे राम विद हिज पेरेंट्स, तो इसका मतलब क्या, राम इन कंपनी ऑफ हिज पेरेंट्स। ठीक है। अच्छा, हैविंग के मीनिंग में करते हैं, जैसे मैंने कहा अ मैन विद मुस्टासिस, तो इसका मतलब मैन हु हैज मुस्टासिस। ठीक है, ये हो गया। अ मैन विद मनी, अ मैन विद मनी का मतलब मैन हु हैज मनी, ये हो गया। उसके अलावा विद का यूज हम करते हैं इंस्ट्रूमेंट्स के लिए। इंस्ट्रूमेंट हम कहते हैं किसी डिवाइस को जिसका यूज करके किसी काम को परफॉर्म किया गया। ठीक है, अब एक एग्जांपल देखना, ही ओपन्ड द लॉक
he opened the lock dash the master key dash hitting with a hammer। अब देखो, जैसे हमने कहा कि उसने ओपन किया लॉक को, कैसे ओपन किया, तो यहां तो हमने एक लिखा है कि इंस्ट्रूमेंट मास्टर की का यूज करके ओपन कर लिया, तो आ जाएगा विद। लेकिन यहाँ पे लिखा हिटिंग विद अ हैमर, हैमर से पीट पीट के, ठीक है, तो अब आ जाएगा बाई। क्योंकि ये मैनर है, मेथड है, वो मीन्स है। तो मास्टर की जो है वो मेथड नहीं है, लेकिन हिट करके तोड़ना किसी चीज को, ये एक मेथड है काम करने का, तो इसके साथ में आ जाएगा बाई। तो अगर हमें किसी काम के करने के मैनर को रेफर करना है कि हमने किस मैनर में उसको परफॉर्म किया, तो लिखा करो बाई। लेकिन अगर हमें उस इंस्ट्रूमेंट को लिखना हो जिसकी मदद से उस काम को किया गया, तो लिखा करो विद। मतलब इंस्ट्रूमेंट की प्रिपरेशन होती है विद। अब एक एग्जांपल से और समझना। जैसे हमने लिखा दे फॉट डैश राइफल्स, ठीक है, दे फॉट डैश डिटर्मिनेशन। अब जैसे अगर हमें लिख दें दे फॉट डैश राइफल्स, दे फॉट डैश डिटर्मिनेशन। अब यहाँ देखो, मान लो उन्होंने फाइट की, तो फाइट करने के लिए उन्होंने किस चीज का यूज किया, वेपन्स वगैरह लोग यूज करते हैं, तो उन्होंने राइफल्स का यूज कर लिया, तो आ गया विद। अच्छा, इन्होंने, इनके पास बेचारे के पास कुछ नहीं है, डिटर्मिनेशन से ही अपना भिड़ गए, हिम्मत से ही, तो विद। अब यहाँ पे एक चीज और समझ लेना है कि यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट का मतलब बिल्कुल भी ऐसा नहीं कि वो कॉन्क्रीट होगी। इंस्ट्रूमेंट का मतलब है एनीथिंग विच प्लेज एन इंस्ट्रूमेंटल रोल इन अकम्प्लिशमेंट ऑफ सम एक्ट। किसी एक्ट को अकम्प्लिश करने के लिए हम जिस चीज का भी यूज करें, ठीक है, उसके साथ में हमें विद लिखना है। अब वो कोई कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट हो सकता है जिसकी अपनी एक सॉलिड फॉर्म हो, और कोई एब्स्ट्रैक्ट थिंग भी हो सकती है। जैसे हम लिखते हैं ही आंसर्ड माई क्वेश्चंस विद पोलाइटनेस, ही आंसर्ड माई क्वेश्चंस विद ऑनेस्टी, ठीक है, विद एम्बेरसमेंट वगैरह वगैरह। तो विद का यूज हमें इंस्ट्रूमेंट के साथ में करना है। वो इंस्ट्रूमेंट कॉन्क्रीट भी हो सकता है, मतलब फिजिकल फॉर्म में भी हो सकता है, एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में भी हो सकता है। तो किसी भी काम को करने के लिए जिस ऑब्जेक्ट का यूज किया गया उसके साथ में विद का यूज करना, बस ये ध्यान रखना है, ठीक है। फोर्थ एग्जाम्पल देखो, ही रोट द लेटर डैश अ पेन, he wrote the letter dash ink, he wrote the letter dash a pencil, he wrote the letter dash pencil, ठीक है। अब मान लो किसी पर्सन ने कोई लेटर लिखा, तो लेटर लिखने के लिए उसने किसी न किसी चीज का भी यूज करना पड़ेगा, हवा में तो नहीं लिख सकता। मान लो उसने पेन यूज किया या इंक यूज किया, तो पेन जो है ना, ये डिवाइस है, जिसकी इंस्ट्रूमेंट है जिसकी मदद से उसने लिखा, तो हमने लिख दिया विद, ठीक है। इंक मटेरियल है, ठीक है, तो इसके साथ में प्रिपरेशन लिखना इन। तो एक तो ये डिफरेंस समझ लो, पेन जो होता है इंस्ट्रूमेंट होता है, इंक मटेरियल होती है, मटेरियल की प्रिपरेशन इन आ जाएगी, उसकी प्रिपरेशन विद आ जाएगी, ठीक है। अच्छा, अब पेंसिल की कहानी क्या होती है, अगर तुम लोग जानते हो कि जो ग्रेफाइट होता है उसका एक टाइप होता है, ठीक है, मतलब जिसको हम पेंसिल भी कहते हैं, जो लिखने के लिए यूज किया जाता है। तो पेंसिल मटेरियल भी होता है, पेंसिल इंस्ट्रूमेंट भी होता है। अगर हम पेंसिल के साथ में आर्टिकल लिख दें, जैसे हमने ए लिख दिया, तो ऑब्वियस बात है अभी मटेरियल नाउन नहीं होगा, क्योंकि मटेरियल नाउन अनकाउंटेबल होते हैं, उनके साथ एन आर्टिकल आता नहीं है, तो यहाँ पे हम पेंसिल को मानेंगे डिवाइस, ठीक है, तो आएगा विद। लेकिन यहाँ पे अगर हम पेंसिल को बिना डिटर्मिनर के लिख रहे हैं, तो ये इंस्ट्रूमेंट तो हो नहीं सकता, क्योंकि अगर पेंसिल इंस्ट्रूमेंट होता तो एक कॉमन नाउन होता, सिंगुलर नंबर बिना आर्टिकल आता ही नहीं। तो अब ये मटेरियल है, तो इसके साथ में आएगा इन। तो ये ध्यान रखना, पेंसिल के साथ में कई बार इन भी लिखा होता है, लेकिन वो तभी लिखा होता है जब हम पेंसिल के साथ में किसी डिटर्मिनर का यूज ना करें और हम इसको कंसीडर कर लेंगे मटेरियल। लेकिन अगर हम इसको मटेरियल कंसीडर ना करके ऑब्जेक्ट कंसीडर कर लें, ठीक है, जिसकी मदद से लिखा जा रहा है, तो फिर लिखना इन।
तो भी किसी भी काम को परफॉर्म करने के लिए हमने जो भी एक्टिविटी यूज की, जो भी चीज यूज की जिसकी मदद से उस काम को किया गया, उसके लिए लिखा करो हमेशा विद। मान लो कोई पर्सन है, उसने अपनी उंगली एक चाकू से काट ली, एक्सीडेंटली काट ली है, जानबूझ के काट ली, जानबूझते खैर क्या कौन काटेगा, लेकिन एक्सीडेंटली काट ली, तो हम कहेंगे विद अ नाइफ, ही कट हिज फिंगर विद अ नाइफ। ठीक है। कोई लोग हैं, उन्होंने किसी चोर को पकड़ा, उसको रस्से से बांध दिया, द टाइड हिम विद अ रोप, उन्होंने उसको रस्से से बांध दिया, द टाइड हिम विद अ रोप, तो हमने विद अ रोप लिख दिया। ठीक है। किसी ने कोई पेच खोल दिया स्क्रू ड्राइवर से, तो विद अ स्क्रू ड्राइवर। मतलब कुल मिला के जिस काम को करने के लिए अगर हम किसी इंस्ट्रूमेंट का यूज करें तो उसके बाद विद लिखा करो, बस ये ध्यान रखना है। उसके बाद आ गया फॉर। फॉर प्रिपरेशन का यूज एक तो हम करते हैं पर्पस को रेफर करने के लिए, मान लो हमने कोई काम किया तो किस पर्पस से किया ये बताने के लिए यूज करते हैं, जैसे कि दे फॉट डैश फ्रीडम। ठीक है। दूसरा, दे फॉट डैश इनजस्टिस। तीसरा, दे फॉट डैश देयर ऑपरेसर्स। ठीक है, जैसे हमने ये लिखा। अब देखो इन सब में हमने एक वर्ब यूज की फॉट। फॉट का मतलब फाइट करना, कि इन लोगों ने फाइट की। अच्छा, फिर उस एक्शन को हम कुछ नाउन से रिलेट कर रहे हैं, यहाँ पे नाउन हमने लिखा फ्रीडम, इनजस्टिस, देयर ऑपरेसर, समझना। अब ऑपरेसर का मतलब हो गया वो लोग जिन्होंने इनका मतलब दमन किया, जो जिन्होंने इनको पीड़ित किया, तो एक तरीके से वो सेकंड पार्टी हो गए, काउंटर पार्ट हो गए। भाई मान लो कोई लड़ाई कर रहा है तो अकेले अपने आप तो कर नहीं लेगा, कोई ना कोई तो उसका काउंटर पार्ट भी होगा ना, जो उसके साथ लड़ रहा होगा, उस एक्शन में इन्वॉल्व होगा। तो उसके लिए प्रिपरेशन लिखा करो विद। तो जब भी हम कोई काम करते हैं और उसमें हमारे साथ जो इन्वॉल्व सेकंड पार्टी होती है, ठीक है, जिसके साथ मिलकर हम उस एक्शन को अकम्प्लिश कर रहे हैं, उसके लिए लिखा करो विद। ठीक है। मतलब सेकंड पार्टी की प्रिपरेशन विद होती है, ध्यान रखना। ठीक है। दे quarreled with their friends, they fought with their friends, they played with their friends, मतलब द पीपल हु आर इन्वॉल्व विद यू। ठीक है। तो ये जो विद प्रिपरेशन होती है ना, टुगेदरनेस की प्रिपरेशन होती है, जो लोग आपस में काम कर रहे हैं मिलके एक साथ में, चाहे वो एक ही साइड से हैं चाहे अलग अलग साइड से हैं, ठीक है, विद लिखना है। अच्छा, दे फॉट डेस इनजस्टिस। अब इनजस्टिस जो है अन्याय है, तो अन्याय को अपोज किया उन लोगों ने। अब अपोज करने के लिए उन्होंने क्या किया, नारे लगाए, केस कर दिया या लड़ाई की है, जो भी किया। अपोजिशन के लिए प्रिपरेशन यूज क्या करो, अगेंस्ट। ठीक है। अच्छा, फ्रीडम जो है, इसको उन्होंने अपोज नहीं किया होगा, फ्रीडम की डिमांड की होगी, मतलब ये उनका पर्पस हो गया फाइट करने का। भाई अगर फाइट कर रहे हैं तो उसका पर्पस क्या है, पर्पस ये कि आजादी चाहिए। तो फॉर, तो हम लिख देंगे यहाँ पे फॉर। तो अब देखो, वर्ब सेम है, लेकिन इस वर्ब से जिन नाउन्स को हम रिलेट कर रहे हैं उन नाउन्स के रिलेशंस अलग अलग बन रहे हैं, तो इसीलिए प्रिपरेशंस यहाँ पे चेंज हो गई। दे फॉट फॉर फ्रीडम, फ्रीडम इज द पर्पस ऑफ फाइटिंग। दे फॉट अगेंस्ट इनजस्टिस, इनजस्टिस इज समथिंग दैट दे आर अपोजिंग बाय फाइटिंग, फाइट करके जिसको वो अपोज कर रहे हैं। एंड देयर ऑपरेसर आर द सेकंड पार्टी, जिनके साथ में उन्होंने फाइट कर दिया। अब मान लो हमने यहाँ पे एक फोर्थ एग्जांपल लिखा, दे फॉट डैश देयर मास्टर। मास्टर का मतलब है मालिक। अब मान लो ये कोई लोग हैं, इन्होंने अपने मालिक से झगड़ा कर लिया, ठीक है, मालिक से ही झगड़ा कर लिया, तब तो हम लिखेंगे विद। लेकिन इन्होंने, इनके मालिक पे किसी ने हमला किया और इन्होंने अपने मालिक के बचाव या रक्षा के लिए झगड़ा किया, तो फॉर। तो फॉर का मतलब ऑन बिहाफ ऑफ, किसी पर्सन के बिहाफ पे, ठीक है, एज अ रिप्रेजेंटेटिव। सो दे फॉट फॉर देयर मास्टर, तो इसका मतलब उन्होंने अपने मास्टर के लिए फाइट की। मास्टर पर्पस हो गया प्रोटेक्ट करने के लिए या फेवर करने के लिए, जो भी। विद लिख देंगे तो इसका मतलब इनका मास्टर सेकंड पार्टी हो गया, ये अपने मालिक के साथ इन्होंने झगड़ा कर लिया, ये ध्यान रखना है। ठीक। तो अगर हमने कोई काम किया किस पर्पस से किया, तो पर्पस के लिए फॉर लिखा करो। ठीक है। यू नीड टू वर्क हार्ड फॉर सक्सेस, तो जैसे हमने किसी से कहा यू नीड टू वर्क हार्ड फॉर सक्सेस, तो पर्पस हो गया। ड्यूरेशन ऑफ टाइम के साथ फॉर का यूज करते हैं, हमने पहले पढ़ रखा है। फॉर मंडे, फॉर मतलब जैसे फॉर 2 डेज, फॉर 3 डेज वगैरह वगैरह। ठीक। उसके बाद में ड्यूरेशन ऑफ टाइम के साथ फॉर लिखते हैं और पॉइंट ऑफ टाइम के साथ सिंस लिखते हैं, हमने पहले पढ़ रखा है।
बाकी फॉर का एक यूज ऐसा होता है, इडियम होता है एक्चुअली, कि इसका यूज हम करते हैं डिस्पाइट के मीनिंग में, जैसे कि फॉर ऑल हिज मनी ही इज अ माइजर। तो जैसे हमने ये लिखा फॉर ऑल हिज मनी ही इज अ माइजर, तो यहाँ पे फॉर ऑल का मतलब हो जाएगा डिस्पाइट। तो ये जो फॉर को जब भी यूज करते हैं जनरली हम ऑल के साथ ही यूज करते हैं, ठीक है। तो फॉर ऑल एक इडियम होता है जिसका मतलब होता है डिस्पाइट, बावजूद, ठीक है। कॉन्ट्रास्ट शो करता है कि कोई पर्सन है उसके पास पैसा नहीं है, वो कंजूस है, तब तो समझ में आता है, लेकिन कोई पर्सन ऐसा हो जिसके पास पैसा हो लेकिन फिर भी कंजूस हो, तो ये आ गया फॉर ऑल इज मनी ही इज अ माइजर, ठीक है। तो एक तो हम फॉर का यूज इस तरीके से करते हैं, ये एक दो बार पेपर में आ चुका है, इसका ध्यान रखना। उसके बाद में हम फॉर का यूज करते हैं तब जब हमें चेंज या एक्सचेंज का रिलेशन शो करना हो, कि किसी एक चेंज को किसी दूसरी चीज से चेंज या एक्सचेंज कर दिया गया। इसको देखो एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे हमने लिखा हु विल पे डैश द फूड, और दूसरा हमने लिखा हु विल पे डैश द बिल। ठीक है। अब देखो मान लो किसी पर्सन ने हमें फूड दिया और हम उसके बदले में उसको पे कर रहे हैं, पे का मतलब वी आर गिविंग मनी टू हिम, हम उसको पैसे दे रहे हैं। तो ये चेंज और एक्सचेंज का रिलेशन जो होता है ना, इसके लिए हमें फॉर का यूज करना होता है। तो यहाँ पे आ गया फॉर, हु विल पे फॉर द फूड। अच्छा, लेकिन अब ये बात हम जो फूड और मनी में कह रहे हैं वो हम बिल और मनी के बारे में नहीं कह सकते, क्योंकि ऐसा नहीं होता किसी पर्सन ने हमें बिल दिया और हमने उसको पैसे दिए। बिल जो होता है वो एक टोकन, एक स्लिप होती है, एक पर्ची होती है जो ये बताती है कि आपने क्या क्या लिया, कितने का लिया। लेकिन जो हम पैसे देते हैं वो हम बिल के अगेंस्ट नहीं देते, वो हम बिल मतलब जो चीजें लिए हैं उनके अगेंस्ट देते हैं। तो यहाँ पे नो प्रिपरेशन। तो फॉर का यूज हम तब भी करते हैं जब हमें ये शो करना हो कि समथिंग इज इन एक्सचेंज ऑफ समथिंग एल्स, कि कोई एक चीज किसी दूसरी चीज के बदले में है, ठीक है। ऐसा समझना। जैसे मैंने एक एग्जांपल यहाँ पे और लिखा कॉमन सा, द मैन बॉट या सोल्ड द कार डैश रुपीज 5 लाख। अब मान लो कोई पर्सन है, उसने कार को बेच दिया या कार को खरीद लिया, ठीक है। अगर उसने कार को बेचा है तो उसने पैसे दिए, मतलब बेचा है अगर तो उसने कार दी किसी को और पैसे ले लिए। लेकिन अगर उसने कार खरीदी है तो उसने पैसे दिए, कार ले ली। मतलब दोनों हालत में केवल क्या होगा, उस पर्सन की पोजीशन चेंज होगी। अगर वो कार बेचने वाला पर्सन है तो यहाँ आ जाएगा, कार खरीदने वाला पर्सन है तो यहाँ आ जाएगा। रिलेशन वही रहेगा, मतलब एक चीज के बदले में दूसरी चीज उसको मिल रही है, पैसे के बदले में तो कार मिल रही है, कार के बदले में पैसे मिल रहे हैं। तो दोनों ही हालत में वही रिलेशन है, चेंज और एक्सचेंज वाला। तो यहाँ पे लिख दो फॉर। तो हम लिखेंगे द मैन बॉट द कार फॉर रुपीज 5 लाख, द मैन सोल्ड द कार फॉर रुपीज 5 लाख, ठीक है, ये हो गया। फिर हमने एक फोर्थ एग्जांपल लिखा है, किसी पेपर में आया, दे हैव सेंट मी अ चेक डैश $1,000। अब मान लो मुझे किसी पर्सन से पैसे चाहिए, उसने पैसे ना भेज के चेक भेज दिया। अभी जो चेक आया है ये अगेंस्ट दैट मनी आया है। मान लो जिसने चेक भेजा है वो आपको पैसे नहीं भेजेगा, क्योंकि उसने पैसे के बदले अगेंस्ट आपको चेक भेज दिया है। अब आप क्या करो, वैसे वो आपको डायरेक्ट पैसे देता, अब उसने चेक भेज दिया, आप वो चेक ले जाओ बैंक को, बैंक में दो, बैंकर आपको पैसे देगा। तो ये जो चेंज और एक्सचेंज के रिलेशंस होते हैं ना, इनमें सब में फॉर का यूज क्या करो, जब हमें ये शो करना हो कि एक चीज को दूसरी चीज से चेंज किया जा रहा है, एक्सचेंज किया जा रहा है, तो वहां पे फॉर का यूज क्या करो। फॉर का मतलब रिप्लेसमेंट, फॉर का मतलब रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है। चलो एक दो और एग्जांपल देखते हैं इसी टाइप के। दे विल चेंज दिस फोन डैश अ न्यू वन, ठीक है। दूसरा, द चेंज डैश हिज बिहेवियर was कॉन्स्पिकुअस। कॉन्स्पिकुअस का मतलब होता है नोटिसेबल।
the change dash the venue can affect the result of the match. अब देखो, इन सारे सेंटेंसेस में हमने चेंज वर्ड का यूज किया है, यहां 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 सब जगह। ठीक है। अब ये जो चेंज वर्ड हमने यहाँ पे यूज किया ये है वर्ब। इनमें जो यूज किया है ये वर्ब नहीं हो सकता क्योंकि इन सेंटेंसेस का सब्जेक्ट है और ये है नाउन। तो ये चेंज नाउन है, ये चेंज नाउन है, ये चेंज वर्ब है। अब इनका कॉन्टेक्स्ट समझना। पहले सेंटेंस में हम किसी को ये बता रहे हैं कि भाई किसी का फोन फोन मान लो नया खरीदा और खराब हो गया, तो हमने कहा ये अपना कंपनी को दे दो, वापस कर देंगे। ठीक है, मतलब दूसरा दे देंगे इसके बदले में। तो ये एक्सचेंज हो जाएगा। तो चेंज एक्सचेंज के लिए मैं फॉर का यूज करना चाहिए, तो यहाँ पे लिखो फॉर दे विल चेंज दिस फोन फॉर अ न्यू वन, कि मतलब इस फोन को एक नए फोन से वो चेंज कर देंगे। ठीक। तो अगर हम चेंज वर्ब का यूज करें ना, तो ये चेंज वर्ब भी एक्सचेंज और रिलेशन शो करती है, तो इसका फॉर का यूज क्या करो। अच्छा, इन दोनों में चेंज जो वर्ड है ना, ये वर्ब नहीं है, नाउन है। जब चेंज नाउन होता है तो इसके देखो दो पॉसिबल मीनिंग होते हैं। एक इसका पॉसिबल मीनिंग होता है रिप्लेसमेंट। रिप्लेसमेंट, किसी एक चीज को दूसरी चीज से रिप्लेस करना। और दूसरा एक इसका मतलब और भी होता है मॉडिफिकेशन। मॉडिफिकेशन कह लो, इंप्रूवमेंट कह लो, अल्ट्रेशन कह लो, मतलब बदलाव किसी तरीके का। अब देखो, जैसे हमने कहा था चेंज डैश द वेन्यू कैन अफेक्ट द रिजल्ट ऑफ द मैच, कि कोई मैच होना है दिल्ली के स्टेडियम में। ठीक है। और उन्होंने भेज दिया उसको किसी दूसरी जगह, मतलब मोहाली में भेज दिया या मुंबई में शिफ्ट कर दिया। तो अगर चेंज का मतलब रिप्लेसमेंट हो कि वेन्यू को बदली दिया गया, ठीक है, तब तो हम लिखेंगे यहाँ पे ऑफ द चेंज ऑफ द वेन्यू कैन अफेक्ट द रिजल्ट ऑफ द मैच। लेकिन अगर चेंज का मतलब किसी चीज में बदलाव हो, अल्ट्रेशन हो, मॉडिफिकेशन हो, इम्प्रूवमेंट हो, जैसे कि यहाँ पर है कि बिहेवियर को आप बदल तो नहीं दोगे लेकिन बिहेवियर में कुछ चेंजेस हो जाते हैं कई बार। ठीक है। तो उस केस में लिखना इन। तो अगर चेंज का मतलब रिप्लेसमेंट हो, किसी चीज को किसी दूसरी चीज से रिप्लेस कर देना, और ये नाउन हो तो लिखना ऑफ। लेकिन अगर इसका मतलब मॉडिफिकेशन है, इंप्रूवमेंट हो, तो लिखना इन। वो सेंटेंस पढ़ने से पता चल जाएगा। ठीक है। लेकिन अगर हम चेंज को एज अ वर्ब यूज करेंगे और इसका मतलब होगा किसी एक चीज को दूसरी चीज से रिप्लेस कर देना, बदल देना, तो इसके साथ लिखना फॉर। ये ध्यान रखना। इसके अलावा हमने एक सेंटेंस लिखा, व्हेन द प्रिंसिपल वाज इल द वाइस प्रिंसिपल एक्टेड डैश हिम। अब देखो, जैसे हमने कहा जब प्रिंसिपल बीमार हो गए तो वाइस प्रिंसिपल ने उनकी जगह एक्ट किया। तो अब इसमें अगर तुम समझ गए हो तो ठीक है, नहीं तो इसमें प्रिपरेशन आएगी फॉर। और देखो फॉर का मतलब यहाँ पर यही है, इन प्लेस ऑफ। इन प्लेस ऑफ का मतलब कि काम करना था प्रिंसिपल को लेकिन बीमार है, तो उनकी जगह उनका चार्ज ले लिया वाइस प्रिंसिपल ने। तो जो एक्ट फॉर होती है ना, ये एक फ्रेजल वर्ब होती है। और इसका मतलब ये होता है, ये अपना ध्यान रखना कि एक्ट फॉर का मतलब होता है ये वर्क इन प्लेस ऑफ समवन एल्स। अब इसी मीनिंग की एक दो मीनिंग और मैं तुम्हें वर्ड बताता हूँ। जैसे एक्ट फॉर है, इसी तरीके से स्टैंड फॉर होता है, इसी तरीके से स्पीक फॉर होता है। ये फ्रेजल वर्ब्स हैं, इनका सबका मतलब एक ही होता है लगभग, टू रिप्रेजेंट। टू रिप्रेजेंट। ठीक है। अगर हम किसी पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं बाय मीन्स ऑफ एक्शन, उसकी जगह एक्ट करके, तो वी आर एक्टिंग फॉर हिम। अगर हम किसी पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं बाय मीन्स ऑफ प्रेजेंस, कि हम उसकी जगह पर आ गए, तो वी आर स्टैंडिंग फॉर हिम। अगर हम किसी पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं बाय मीन्स ऑफ स्पीच, उसकी जगह बोल रहे हैं उसके फेवर में, तो वी आर स्पीकिंग फॉर हिम। तो जैसे स्पीक फॉर है, स्टैंड फॉर है, एक्ट फॉर है, इनका सबका मतलब यही होता है, टू रिप्रेजेंट समबडी इन सम मेथड। ठीक है, किसी तरीके से किसी को रिप्रेजेंट करना, उसकी जगह पे काम करना, रिप्लेसमेंट हो जाना उसका। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन हो जाना। तो ये एक्ट फॉर है, स्टैंड फॉर है, स्पीक फॉर है, इन फ्रेजल उसका जो हम फॉर लिखते हैं उसका भी लॉजिक यही होता है। अच्छा, एक्ट फॉर तो हमने यहाँ पे समझ लिया, लेकिन मैं चाहूंगा तुम दो, जब हमने ये डिस्कस किया तो दो और प्रिपरेशन होती है वो भी समझ लो। जैसे हमने लिखा, ही विल नेवर एक्ट डैश योर एडवाइस। और दूसरा हमने लिखा, योर एडवाइस, योर एडवाइस विल नेवर एक्ट डैश हिम।
ठीक है, देखो एक्ट फॉर का मतलब तो हमने समझ लिया, किसी को रिप्रेजेंट करना, उसकी जगह पे काम करना। ये दो फ्रेजल वर्ब और हैं एक्ट की, इनको भी ध्यान रखना, एक्ट ऑन और एक्ट अपॉन। एक्ट ऑन का मतलब होता है टू अफेक्ट, प्रभावित करना, किसी चीज पे असर करना, ठीक है। और एक्ट अपॉन का मतलब होता है टू ऑबे, गो बाय, किसी चीज के अनुसार चलना, उसका पालन करना, मानना, ठीक है। तो अगर तुम्हें लगे कि किसी सेंटेंस में तुम्हें मीनिंग कन्वे करना है ऑबे, तब तो लिखना एक्ट, एक मिनट मिट गया, चलो कोई नहीं, मैं लिख देता हूँ। देखो, एक था हमारा ही विल नेवर एक्ट डैश योर एडवाइस, एक सेंटेंस हमारा यह था। दूसरा था योर एडवाइस विल नेवर एक्ट डैश हिम, जैसे ये दो हैं। अब इनमें देखो, हमने पढ़ा कि एक्ट ऑन का मतलब है टू अफेक्ट, प्रभावित करना किसी चीज को, असर करना उस पर। और एक्ट अपॉन का मतलब है किसी के हिसाब से चलना, मानना, पालन करना, ऑबे करना, ये मीनिंग है। तो एक्ट फॉर का मतलब तो किसी की जगह पे काम करना हो गया, उसको रिप्लेस करना हो गया, बाकी हो गया, ठीक है। अब जैसे ने लिखा ही विल नेवर एक्ट डैश योर एडवाइस, तो ये ही जो है ये पर्सन है, तो पर्सन तो खैर अफेक्ट क्या करेगा एडवाइस को, या तो मानेगा या नहीं मानेगा, तो यहाँ पे मीनिंग होना चाहिए ऑबे। एडवाइस तो ऑबे करेगी नहीं, एडवाइस का या तो फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, तो यहाँ पे इसका मतलब आएगा अफेक्ट। तो जब ये कंफर्म हो जाएगा मीनिंग अफेक्ट चाहिए, तो लिखना एक्ट ऑन। और जब पता चले इसका मतलब अफेक्ट करना नहीं, इसका मतलब है पालन करना, उसके हिसाब से चलना, तो लिखना एक्ट अपॉन। सो ही विल नेवर एक्ट अपॉन योर एडवाइस एंड योर एडवाइस विल नेवर एक्ट ऑन हिम। दोनों सेंटेंस का मीनिंग एक ही है, बस कहने का तरीका अलग अलग है, ठीक है। चल, तो ये फॉर है, विद है, बाई है, ये इनके यूजेस थे कॉमन, जिन पे बेस हमारे पेपर में क्वेश्चंस आते हैं, और जो हमें इंग्लिश को समझने के लिए आने चाहिए, मतलब बेसिक इंग्लिश समझने के लिए, जिससे हमारे पेपर में क्वेश्चंस हमसे हो जाएं। हाँ, बाकी और भी प्रिपरेशन है, अब उनको अगली क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। अभी होंगी मुझे लगता है प्रिपरेशन की 2 क्लास तो कम से कम होंगी, नहीं तो 2-3 हो सकती हैं। मतलब इस हफ्ते में भी हम प्रिपरेशन ही पढ़ते रहेंगे, ठीक है। तब तक तुम लोग अपना बाकी सारी चीज़ों का रिवीजन करते रहो, ठीक है। और अब मैं चलता हूँ, थैंक्स एवरीबॉडी, सभी को गुड नाइट, टेक केयर।